नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झारखंड एजुकेशन में। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग वर्ष 2025 के लिए कंप्यूटर साइंस का जो मॉडल प्रश्न पत्र है उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। हम लोग पूरे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, MCQ का भी और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी। बच्चों, मैंने मॉडल प्रश्न पत्र का जो सॉल्यूशन है एक PDF में बना करके रखा है और उसी PDF को मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग MCQ बेस्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें से सबसे पहला प्रश्न है सी प्लस प्लस इज डेवलप्ड बाय, सी प्लस प्लस को डेवलप किसने किया। इसका सही उत्तर होगा बाजार ने, स्टॉप ने। दूसरा प्रश्न, स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर इज, इनमें से किसे स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका यहाँ पर A नंबर। जैसे कोई स्ट्रिंग है, मान लीजिए सीमा एक स्ट्रिंग है, ठीक है। ये मेमोरी में कैसे स्टोर होता है? ये मेमोरी में कुछ इस प्रकार से स्टोर होता है, SEEMA, और अंत में ऑटोमेटिकली \0, जिसे हम लोग नल कहते हैं, ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। तो ये जो आपका स्ट्रिंग है सीमा, इसके अंत में कौन सा आपका स्पेशल कैरेक्टर लगा? नल। तो वही आपके प्रश्न 2 में यहाँ पर पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3, DBMS स्टैंड्स फॉर, DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत आसान है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन नंबर 4, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इज, किसी भी प्रोग्राम का सबसे छोटा हिस्सा क्या कहलाता है? A सेमिकोलन, B डेटा टाइप, C टोकन, या D कीवर्ड। इसका सही उत्तर होगा, उसे हम लोग टोकन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ द पार्टिकुलर एलिमेंट इन द एरे इज कॉल्ड, एरे में किसी खास एलिमेंट का लोकेशन को मालूम करना क्या कहलाता है? ठीक है, किस एरे में किसी पार्टिकुलर किसी खास एलिमेंट का लोकेशन को मालूम करने को हम लोग कहते हैं सर्चिंग। क्वेश्चन नंबर 6, द बुलियन एक्सप्रेशन A इंटू बी प्लस सी इक्वल टू A प्लस बी प्लस AC, ये कौन सा लॉ है? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका D। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्ट्रक्टर नेम इज प्रेसिडेड बाय, डिस्ट्रक्टर फंक्शन के नाम के आगे क्या लगा होता है? कौन सा सिंबल लगा होता है? उत्तर होगा D, ये साइन जिसको हम लोग कहते हैं टिल्ड। क्वेश्चन नंबर 8, द टर्म एट्रीब्यूट रेफर्स टू ए, ये क्वेश्चन जो है आपका DBMS से है। यहाँ पूछा जा रहा है कि एट्रीब्यूट से आप क्या समझते हैं? A टेबल, B रो, C कॉलम, D रिलेशन। सही उत्तर होगा C, एट्रीब्यूट का मतलब होता है कॉलम। क्वेश्चन नंबर 9, मेन इज A और N, ये C++ से क्वेश्चन है। मेन क्या है? A ऑब्जेक्ट, B फंक्शन, C लिटरल, या D नॉन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा, इसे हम लोग फंक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी आपका C++ से ही है कि एफ स्ट्रीम क्लास इज यूज फॉर, एफ स्ट्रीम क्लास का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन दोनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, अ सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इज, आपको बताना है इसमें से लॉजिकल ऑपरेटर का सेट कौन सा है? A B C या D। इसका उत्तर होगा नन ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर होता है ये एंड, और नॉट। क्वेश्चन नंबर 12, पॉइंटर इज, पॉइंटर क्या है? ऑप्शन ए है वेरिएबल दैट होल्ड्स एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल, ऑप्शन बी है पॉइंटर नेम इज प्रेसिडेड बाय एस्ट्रिक, ऑप्शन सी है वॉइड पॉइंटर इज अ पॉइंटर विच कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ एनी डेटा टाइप, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 13, स्टैक फॉलोज, स्टैक किसका अनुसरण करता है? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टैक लीफो का अनुसरण करता है, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन सेवरल क्लासेस इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ सेम कॉमन क्लास इज कॉल्ड, यहां पर कह रहा है कि एक क्लास है और एक क्लास से बहुत सारे क्लास इनहेरिट हो रहे हैं। ठीक है, एक क्लास से बहुत सारे क्लास क्या हो रहे हैं? इनहेरिट हो रहे हैं। तो ये तो कहलाएगा बेस क्लास, बाकी सब भी क्या कहलाएंगे? डिराइव्ड क्लास। तो एक बेस क्लास हो और बहुत सारे डिराइव्ड क्लास हो, तो इसे कौन सा इनहेरिटेंस कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा, इसे हम लोग हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पीपल स्टैंडिंग इन अ लाइन इज एन एग्जांपल ऑफ, ये डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि लोग अगर लाइन में खड़े हैं तो ये किसका एग्जांपल है? ए स्टैक, B क्यू, C एरे, या D लिंक्ड लिस्ट। इसका सही उत्तर होगा ये क्यू का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 16, ब्लैंक इज अ ब्राउजर, बताना है इनमें से कौन ब्राउजर है? ये नेटवर्किंग से क्वेश्चन है। A C++, B फायरफॉक्स, C टेलनेट, या D कुकीज। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी फायरफॉक्स, है ना, फायरफॉक्स मोजिला ये एक ब्राउजर है। क्वेश्चन नंबर 17, अ सेट ऑफ कंडीशनल
और टर्नरी ऑपरेटर इज और आर। आपको बताना है इसमें से कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर कौन है, A B C D। सही उत्तर होगा डी। ये जो क्वेश्चन मार्क है और जो कोलोन है, ये होता है आपका कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर। जनरल फॉर्म कुछ इस प्रकार से इसका होता है कि एक्सप्रेशन वन लिखा जाएगा, देन क्वेश्चन मार्क, फिर एक्सप्रेशन टू लिखा जाएगा, देन कोलोन, फिर एक्सप्रेशन थ्री लिखा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑपरेटर हैज द लोवेस्ट प्रेसिडेंस। किस ऑपरेटर का प्रेसिडेंस लोएस्ट होता है, मतलब कौन से ऑपरेटर का काम हम सबसे अंत में करेंगे। इसका उत्तर होगा डी नंबर, दैट इज कॉमा ऑपरेटर। क्वेश्चन नंबर 19, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग strlen फंक्शन इज यूज फॉर। strlen फंक्शन का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं। ठीक है, तो इसका जो है उत्तर तो इसी में ही छुपा हुआ है, LEN, लेन। लेन मतलब लेंथ, और STR मतलब होता है स्ट्रिंग। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है ए काउंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का लेंथ काउंट करने के लिए, बी कॉपी टू स्ट्रिंग, सी कंपेयर टू स्ट्रिंग, या डी कॉन्केटनेट टू स्ट्रिंग। इसका सही उत्तर होगा काउंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, किसी स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्ट्रिंग हमने इनपुट किया अशोका, ठीक है, अशोका, तो ये strlen फंक्शन क्या करेगा, काउंट करेगा कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये फंक्शन आपको क्या रिटर्न करेगा, 6 रिटर्न करेगा। क्वेश्चन नंबर 20, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग एरे इंडेक्स इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में एरे का इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है। ऑप्शन A0, B1, C2, D3। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी एरे का इंडेक्स 0 से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 21, विच लूप चेक्स द कंडीशन ऑन। ठीक है, विच लूप, यहाँ पर जो है क्वेश्चन पेपर में भी मिस्टेक था, यहाँ पर विच नहीं था, यहाँ पर होना चाहिए था वाइल लूप। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में भी मिस्टेक था, यहाँ पर विच नहीं वाइल होना चाहिए था। तो वाइल लूप चेक्स द कंडीशन ऑन, वाइल लूप कंडीशन कहाँ चेक करता है, ए टॉप, बी बॉटम, सी मिडिल, या डी नॉन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए टॉप। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ एंड ऑपरेटर। आपको बताना है इसमें से एंड ऑपरेटर का सिंबल कौन सा है, A B C या डी। इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, सी नहीं होगा, ठीक है, बी होगा, बी इज ए लॉजिकल एंड ऑपरेटर। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल स्टेटमेंट। आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो समझिए कुछ इस प्रकार से, a इज इक्वल टू 15 इज ग्रेटर देन 15, ये लिखा हुआ है, फिर क्वेश्चन मार्क 15 कोलोन फिर 16। याद रखना है आपको कि अगर ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये कंडीशन है। अब कंडीशन या तो ट्रू होगा या तो कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो क्वेश्चन मार्क के बाद ये 15 जो है ये ए में स्टोर हो जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो ये जो 16 है ये ए में स्टोर हो जाएगा। तो पहले आप देखिए कि 15 इज ग्रेटर देन 15, ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। तो ये कंडीशन क्या है आपका, फॉल्स है, 15 15 से बड़ा नहीं है। तो कंडीशन फॉल्स होने की स्थिति में ये जो 16 है ये किस में स्टोर हो जाएगा, ए में, यानी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ए ऑप्शन 16। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, इफ एन एरे इज डिक्लेयर्ड एज इंट ARR, ये एरे का नाम है, याद रखिएगा, इंट ARR एरे का नाम है, और यहाँ दो डायमेंशन है, 5 और 5। हाउ मेनी एलिमेंट कैन इट स्टोर, इस एरे में कितने एलिमेंट स्टोर होंगे। तो 2D एरे में आप जानते हैं कि इसे हम लोग कहते हैं रो, और इसे हम लोग कहते हैं क्या, कॉलम। और 2D एरे में एरे का साइज होता है रो गुना कॉलम, तो रो भी 5 है, कॉलम भी 5 है, तो 5 गुना 5 कितना होगा, 25 होगा, तो उत्तर 25 होगा, तो ऑप्शन होगा सही डी। क्वेश्चन नंबर 25, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग /v इज यूज फॉर। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में /v का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। ठीक है, देखिए स्लैश तो ऐसा होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ किस तरीके से है, इस तरीके से, शायद क्वेश्चन पेपर में भी जो है गलत ही दिया हुआ था, इसलिए यहाँ भी गलत टाइप हो गया है। सही तो होगा ये, लेकिन खैर जो भी है इसको सही मानते हुए आपसे पूछ रहा है कि /v जो है किसका इस्तेमाल करता है या किसके लिए इस्तेमाल होता है, ए फॉर्म फीड, बी लाइन ब्रेक, सी वर्टिकल टैब, या डी अलार्म। सही उत्तर होगा V4 वर्टिकल टैब। नाउ अब हम लोग सेक्शन बी के क्वेश्चंस को देखेंगे। सेक्शन बी जो क्वेश्चंस होंगे उनको आपको
एक से दो सेंटेंस में ही इसका उत्तर देना है, ठीक है, क्योंकि ये केवल 1 मार्क्स के लिए होगा। तो 1 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा लंबा आंसर नहीं लिखना है, एकदम फैक्ट लिखना है। एक सेंटेंस में अधिक से अधिक, बात खत्म ना हो तो 2 सेंटेंस में। जैसे यहाँ पर पूछा कि राइट द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, तो कुछ नहीं करना है, एक बात डेटा के बारे में लिख देना, एक बात इंफॉर्मेशन के बारे में लिख देना, जिसके चलते दोनों का जो है डिफरेंस बताया जा सके, ऐसा आपको लिखना है, ठीक। तो हमने यहाँ आंसर आपको लिखकर बताया है कि डेटा इज रॉ फैक्ट विच शुड बी प्रोसेस्ड टू गेन इंफॉर्मेशन। ठीक है, डेटा एक रॉ फैक्ट होता है जिसको प्रोसेस करना पड़ता है। जब आप इसको प्रोसेस करते हो डेटा को, तो आपको इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है। इट इज द अनप्रोसेस्ड डेटा, डेटा मतलब अनप्रोसेस्ड डेटा होता है, दैट कंटेन्स नंबर्स कैरेक्टर्स इटीसी। डेटा में क्या क्या चीजें होंगी, नंबर्स होंगे, कैरेक्टर्स होंगे, यही डेटा होता है। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन का। तो इंफॉर्मेशन इज डिस्क्राइब्ड एज दैट फॉर्म ऑफ डेटा विच इज प्रोसेस्ड। इंफॉर्मेशन को आप इस प्रकार से बता सकते हैं कि ये एक डेटा ये भी होता है लेकिन प्रोसेस्ड होता है। ठीक है, यानी प्रोसेस्ड डेटा को इंफॉर्मेशन कहते हैं, और अनप्रोसेस्ड डेटा को सिंपली रॉ डेटा या डेटा कहते हैं। तो इंफॉर्मेशन जो होता है उसको आप कुछ इस प्रकार से डिस्क्राइब किया जा सकता है कि ये भी एक डेटा का प्रकार होता है, लेकिन कैसा डेटा, प्रोसेस्ड डेटा, ऑर्गेनाइज्ड डेटा, है ना, ऑर्गेनाइज्ड, स्पेसिफिक एंड स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, तो ये खूबी होता है जिस डेटा में, उस डेटा को इंफॉर्मेशन कहते हैं। जो प्रोसेस्ड हो, जो ऑर्गेनाइज्ड हो, जो स्पेसिफिक हो, जो स्ट्रक्चर्ड हो, वैसे डेटा को इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो ये हो गया दोनों के बीच में डिफरेंस। क्वेश्चन 2, व्हाट इज टोकन, टोकन क्या होता है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन, टोकन का डेफिनेशन लिखिए और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन का नाम बता दीजिए। तो 1 नंबर के लिए है तो छोटा सा ही आंसर लिखना है, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। किसी भी प्रोग्राम का जो एक छोटा टुकड़ा होता है, छोटा हिस्सा होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टोकन कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन आर, टोकन के प्रकार बताया गया है, जैसे कि कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स। तो ये आपके टोकन है। अगला प्रश्न है, राइट द डिफरेंस बिटवीन यूनिरी ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर। यूनिरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर में डिफरेंस बताइए। तो सबसे पहले दोनों का डेफिनेशन लिख दीजिए। यूनिरी ऑपरेटर इज एन ऑपरेटर दैट रिक्वायर ओनली वन ऑपरेंड, ऑपरेंड मतलब वैल्यू, फॉर ऑपरेशन। एक ऐसा ऑपरेटर जिसको ऑपरेशन करने के लिए एक वैल्यू चाहिए, ठीक है, केवल और केवल एक वैल्यू चाहिए, और वो ऑपरेटर ऑपरेशन कर दे, वैसे ऑपरेटर को यूनिरी ऑपरेटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूनिरी प्लस, ठीक है, जैसे किसी संख्या के आगे प्लस कर दी होती है, पॉजिटिव समझा जाएगा। उसी तरीके से आपका होता है यूनिरी माइनस, जैसे 17 के आगे मैंने माइनस लगा दिया तो 17 अब निगेटिव हो गया। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जैसे कि प्लस प्लस हो गया या फिर माइनस माइनस हो गया। ठीक है, तो ये है आपके यूनिरी ऑपरेटर के एग्जाम्पल। अब बात करते हैं टर्नरी ऑपरेटर का। और टर्नरी ऑपरेटर इज एन ऑपरेटर दैट रिक्वायर्ड 3 ऑपरेंड्स और वैल्यू। टर्नरी ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होता है जिसको 3 वैल्यू चाहिए होते हैं, 3 ऑपरेंड चाहिए होते हैं फॉर ऑपरेशन, ऑपरेशन को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका कंडीशनल ऑपरेटर है, इससे हमने अभी कुछ देर पहले एमसीक्यू में भी देखा था। ठीक है, तो जो आपका कंडीशनल ऑपरेटर है वो एक टर्नरी ऑपरेटर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। है ना, दिया गया कोड का आउटपुट बताना है, बड़ा आसान है, फॉर लूप है। अगर आप इस फॉर लूप को ध्यान से देखें तो इस फॉर लूप में क्या है, x इज इक्वल टू 1, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 12, यानी x का जो वैल्यू है वो 1 से शुरू होगा, और इसको कहाँ तक जाना है, 12 तक जाना है। ठीक, अभी फिलहाल x कितना है, अभी फिलहाल मान लीजिए x आपका 1 है। ठीक, कंडीशन चेक होगा कि ये 12 से कम है कि नहीं, तो हाँ 1 इज लेस देन 12, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू। तो आप यहाँ आएंगे और यहाँ क्या कह रहा है कि x का जो वैल्यू है वो प्रिंट कीजिए। तो x का वैल्यू 1 है, तो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर क्या प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा। 1 प्रिंट करके इंडल कर्सर न्यू लाइन में, कर्सर न्यू लाइन में, यहाँ से जाएंगे आप यहाँ, यहाँ कह रहा है कि x इंटू इक्वल टू 2, इसका मतलब हो गया x का नया वैल्यू बराबर x का पुराना वैल्यू गुना 2। ठीक है, तो x का जो जस्ट पुराना वैल्यू देखिए अभी क्या था, 1 था, तो 1 इंटू 2 यानी क्या हो गया, 2 हो गया, यानी x का वैल्यू बढ़ करके कितना हो गया, 2 हो गया। तो x का जो वैल्यू है वो बढ़कर आपका क्या हो गया, 2 हो गया। तो फिर से बढ़ने के बाद ये कंडीशन चेक करेगा कि ये जो 2 है क्या ये लेस देन इक्वल टू 12 है, तो आप बोलेंगे हाँ, कंडीशन ट्रू। ठीक है, कंपेयर करके पता चला
कि x का जो वैल्यू है वो 12 से कम है, कंडीशन ट्रू, तो फिर से आप लूप के बॉडी में आएंगे और फिर से आप x का जो करंट वैल्यू जो कि 2 है उसको आप प्रिंट कराएंगे। फिर एंडल से न्यू लाइन में। इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद गौर कीजिएगा, फिर से जो है वैल्यू प्रिंट करके प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ आएगा। फिर से कहेगा कि x का नया वैल्यू बराबर x का पुराना वैल्यू इंटू टू। तो x का जस्ट पुराना वैल्यू देखिए अभी 2 था, तो 2 इंटू टू यानी कितना हो गया, 4 हो गया। यानी x का वैल्यू बढ़ करके कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। फिर 4 के लिए चेक होगा कंडीशन कि x का जो वैल्यू है क्या ये लेस देन इक्वल टू 12 है, तो आप बोलेंगे हाँ, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू तो फिर से जाएंगे लूप के बॉडी के पास और ये x का वैल्यू जो आपका 4 हो चुका है उस 4 को स्क्रीन पर प्रिंट करेगा, फिर कर्सर न्यू लाइन में इंडल की वजह से। इसके बाद फिर से प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो आपका कहाँ जाएगा, प्रोग्राम का कंट्रोल वापस जाएगा यहीं कि x का नया वैल्यू बराबर x का पुराना वैल्यू इंटू टू। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग अपडेट करते हैं। x का नया वैल्यू बराबर x का जस्ट पुराना वैल्यू अभी 4 था इंटू टू, कितना हो गया, 8 हो गया। यानी x का वैल्यू जो है वो अब 8 हो गया। अब फिर कंडीशन चेक कीजिए कि x का जो वैल्यू है ये लेस देन इक्वल टू 12 है कि नहीं, तो आप बोलेंगे हाँ है, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू फिर से लूप के बॉडी में जाएंगे, फिर से x का जो करंट वैल्यू 8 है वो प्रिंट करेगा। 8 प्रिंट करके फिर से जाएगा यहाँ पर, और यहाँ जाने के बाद x का वैल्यू फिर अपडेट होगा वही जो आपका एक्सप्रेशन है उसके अनुसार कि x का नया वैल्यू बराबर x का पुराना वैल्यू गुना 2, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 16 हो गया। अब कंडीशन चेक करने के लिए जाओ कि x इज लेस देन इक्वल टू 12, क्या x का वैल्यू 12 से छोटा है, तो x तो हो गया है अब 16, क्या 16 इज लेस देन इक्वल टू 12, नो, कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो जब फोर लूप का जो कंडीशन फॉल्स हो जाता है तब हम लूप के बॉडी के पास नहीं जाते हैं, मेरा प्रोग्राम का कंट्रोल आगे चला जाता है। तो इस प्रकार से जो है मेरा लूप टर्मिनेट हुआ और हम लोगों को आउटपुट के रूप में क्या मिला, तो हम लोगों को आउटपुट के रूप मिला 1 से लेकर के 8 तक प्रिंट किया हुआ। 1 उसका डबल 2 उसका डबल 4 उसका डबल 8, 8 का डबल 16 नहीं किया क्योंकि एक्स को कहाँ तक जाना था, केवल 12 तक जाना था। तो ये आपका प्रोग्राम का क्या रहा, आउटपुट रहा। तो फोर लूप काफी इंपॉर्टेंट है, फोर लूप का और भी तरह तरह का क्वेश्चंस का आप जरूर प्रैक्टिस करना। यहाँ देखिए आपके लिए आउटपुट बता दिया गया है कि प्रोग्राम का आउटपुट ये होगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज फंक्शन, याद रखिएगा एक नंबर के लिए है इसलिए क्वेश्चन का आंसर छोटा लिखना है। राइट द टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक किसको बोलते हैं, इस तरीके से, ठीक है, ब्लॉक ऑफ कोड विच हैव अ नेम, तो फंक्शन का नाम होगा, जैसे मान लीजिए फंक्शन का नाम हमने सम रख लिया। इट में रिटर्न अ वैल्यू, फंक्शन का जो है रिटर्न टाइप भी हो सकता है, जैसे कोई वैल्यू रिटर्न कर सकता है तो मान लीजिए इंट वैल्यू रिटर्न करेगा। कैन टेक वैल्यू विच इज कॉल्ड आर्गुमेंट, और फंक्शन जो है आर्गुमेंट ले भी सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया इंट एक्स कॉमा इंट वाई। ठीक है, तो फंक्शन जो है वो एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, फंक्शन का नाम होता है, फंक्शन किसी तरह का वैल्यू रिटर्न कर सकता है नहीं भी कर सकता है, फंक्शन आर्गुमेंट लेता है नहीं भी लेता है। ठीक, ये हो गया फंक्शन का डेफिनेशन। आगे बताया गया है टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन दो प्रकार के होते हैं, पहला है लाइब्रेरी या बिल्ट इन फंक्शन, और दूसरा जो फंक्शन का प्रकार होता है उसे कहते हैं हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन के कंसेप्ट को जो है समझाइए। तो इनकैप्सुलेशन इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन ओओपी दैट कंबाइंस डेटा एंड मेथड्स दैट वर्क विद दैट डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट नॉन एज क्लास। ठीक है, इनकैप्सुलेशन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक फंडामेंटल कंसेप्ट होता है। यहां तक ये पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस ये कह सकते हैं कि इनकैप्सुलेशन में क्या होता है, तो ये कंबाइन डेटा, डेटा मतलब वेरिएबल, ठीक है, आपके प्रोग्राम में जो वेरिएबल होता है उसको हम लोग डेटा कहेंगे। तो कंबाइंस डेटा एंड मेथड, मेथड कहते हैं किसको, फंक्शन को। तो वेरिएबल और फंक्शन को क्या करता है, कंबाइन करता है। ठीक है, दैट वर्क विद दैट डेटा का मतलब ये हो गया कि ये जो फंक्शन होते हैं, ये जो मेथड होते हैं, ये उस डेटा पे काम करते हैं। ठीक है, तो वे फंक्शन जो किन्हीं डेटा पे काम करते हैं, तो वे फंक्शन और डेटा को आपस में कंबाइन करके हम लोग बनाते हैं अ सिंगल यूनिट, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है क्लास। तो डेटा और उस पर काम करने वाले फंक्शन को कंबाइन करके हम एक सिंगल यूनिट बनाते हैं जिसे कहते हैं क्लास, और इस काम को कहते हैं इनकैप्सुलेशन। दिस प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द डेटा मेंटेन इट्स इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस। ये जो
आप इनकैप्सुलेट कर देते हैं तो एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है डेटा और फंक्शन के ऊपर, जिसके चलते जो है डेटा जो है आप मेंटेन कर पाता है अपनी इंटीग्रिटी को, है ना, और कोई भी अनऑथराइज तरीके से मेरे डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। खैर, मैंने 2 सेंटेंस में इसका जो है उत्तर लिखा है, आप चाहें तो एक सेंटेंस में भी इसका उत्तर लिख सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक? तो यहां से लेकर के यहां तक। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मिनटर्म्स एंड मैक्सटर्म। मिनटर्म और मैक्सटर्म को जो है एक्सप्लेन कीजिए। ये आपका बूलियन अलजेब्रा से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मिन टर्म का। ठीक है, तो मिन टर्म इज प्रोडक्ट ऑफ लिटरल्स विथ और विदाउट बार, वेयर एज मैक्स टर्म इज सम ऑफ लिटरल्स विथ और विदाउट बार। मिन टर्म जो होता है लिटरल्स यानी वेरिएबल, लिटरल्स मतलब क्या होता है? वेरिएबल, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी, है ना। तो मिन टर्म जो होता है, यहाँ पर मिन टर्म का स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया है। मिन टर्म जो होता है वो लिटरल्स का प्रोडक्ट होता है, गुणनफल होता है, जबकि जो मैक्स टर्म होता है वो लिटरल्स का सम होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मिन टर्म्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मान लीजिए अगर हमारे पास केवल दो ही वेरिएबल एक्स और वाई है, तो एक्स इंटू वाई एक मिन टर्म है, एक्स नॉट इंटू वाई ये भी एक मिन टर्म है, एक्स इंटू वाई नॉट ये भी एक मिन टर्म है। कॉमा अलग अलग है बताया गया है कि तीन अलग अलग मिन टर्म हो गया। उसी प्रकार से लिटरल्स का जो सम होता है, जो जोड़ होता है, उसको मैक्स टर्म कहते हैं। जैसे एक्स प्लस वाई ये एक मैक्स टर्म है, एक्स नॉट प्लस वाई नॉट ये भी एक मैक्स टर्म है, एक्स प्लस वाई नॉट ये भी आपका क्या है? एक मैक्स टर्म है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 मैक्स टर्म और 3 मिन टर्म का एग्जाम्पल देकर के बताया है। तो 1 नंबर के लिए क्वेश्चन था, तो इसलिए इसका आंसर भी इतना छोटा ही लिखना है, बहुत लंबा इसका आंसर नहीं लिखना है। और ग्रुप बी का आखिरी क्वेश्चन, डिफाइन हब एंड रिपीटर। ये आपका जो है डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग से क्वेश्चन है। सबसे पहले आपसे पूछा गया हब के बारे में लिखिए। तो हब इज ए नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट सेवरल कंप्यूटर्स टुगेदर। हब एक नेटवर्क डिवाइस होता है जिसके जरिए आप बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ पाते हैं। दूसरा है रिपीटर, किसको कहते हैं? तो रिपीटर आर ऑल्सो नेटवर्क डिवाइस, ये भी एक नेटवर्क डिवाइस होता है। दैट इज यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन वाया केबल। अगर आप केबल के जरिए, है ना, बहुत लंबी दूरी तक कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, यानी मान लीजिए कि एक कंप्यूटर जो है आपके पास है और दूसरा कंप्यूटर जो है आपसे 500 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो 500 मीटर की दूरी होने की वजह से क्या होता है कि आपके कंप्यूटर से जब कोई सिग्नल भेजा जाएगा उस 500 मीटर दूर कंप्यूटर के पास, तो हो सकता है कि आपका सिग्नल जो है 250 या 100 मीटर के बाद जाने के बाद उसका सिग्नल कमजोर पड़ जाए। तो 500 जो मीटर का जो दूरी है ना, उसमें बीच बीच में हम लोग एक खास डिवाइस लगाते हैं जिसको हम लोग रिपीटर कहते हैं। ये क्या करता है? इट रिसीव्स सिग्नल विच इज वीक। ये सिग्नल को एक्सेप्ट करेगा जो कि वीक होगा, एंड एम्पलीफाई दैट वीक सिग्नल। और उस वीक सिग्नल को वो एम्पलीफाई करेगा, मतलब उस वीक सिग्नल को स्ट्रांग बनाएगा, एंड स्ट्रांग बनाने के बाद एंड सेंड दिस स्ट्रांग सिग्नल फॉरवर्ड, और फिर इस स्ट्रांग सिग्नल को आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो ठीक है, रिपीटर एक नेटवर्क डिवाइस है जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका काम होता है वीक सिग्नल को लेना, उसको एम्पलीफाई करके स्ट्रांग बना करके आगे भेज देना। नाउ अब हम लोग देखते हैं सेक्शन सी का क्वेश्चन। सेक्शन सी में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस टू फाइंड द सम ऑफ एनी 5 ऑड नंबर। 5 ऑड नंबर का जो है सम करने का एक प्रोग्राम करना है, 5 ऑड नंबर को जोड़ने का एक प्रोग्राम करना है। सबसे पहले प्रोग्राम को ध्यान से पढ़ करके समझिए। प्रोग्राम यह कह रहा है कि यूजर क्या करेगा, कोई 5 ऑड नंबर डालेगा। यूजर ऐसा भी तो हो सकता है कि यूजर नंबर डाले, कुछ भी नंबर डाल रहा हो, लेकिन प्रोग्राम क्या करेगा, उन नंबर्स में से जो 5 ऑड नंबर होंगे केवल उन्हीं को लेगा और उन्हीं को ऐड करेगा। ठीक है, एक यूजर नंबर डालते चला जा रहा है, डालते चला जा रहा है, और हमारा प्रोग्राम ये देखेगा जैसे ही उसको ऑड नंबर मिलेगा उसको जोड़ेगा, दूसरा ऑड नंबर मिलता है उसको जोड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही 5 ऑड नंबर मिला उसको जोड़ करके प्रोग्राम क्या कर देगा, हम लोगों को उसका सम दे देगा, उसका जोड़ दे देगा। तो प्रोग्राम को बनाएंगे कैसे? देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, फिर हम लोग लिखेंगे हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, फिर हम लोग लिखेंगे मेन फंक्शन। उसके बाद हम लोग स्क्रीन को क्लियर करने का फंक्शन। फिर हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे नम नाम का, जिसमें हम लोग नंबर डालेंगे। फिर हम लोग यहाँ लिख रहे हैं काउंट इक्वल टू जीरो। काउंट इक्वल टू जीरो मतलब काउंट नाम का जो आपका वेरिएबल है ये काउंट करेगा कि कितने ऑड नंबर अब तक डाले गए। और फिर सम इक्वल टू जीरो का मतलब हो गया कि उन ऑड नंबर का जोड़ जो होगा वो इस सम नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा।
सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं डू, डू मतलब करो, क्या करो, इंटर एन ऑड नंबर। ठीक है, मैसेज में क्या है, इंटर एन ऑड नंबर। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि यूजर ऑड नंबर ही डाले, वो इवन नंबर भी डाल सकता है, हो सकता है जानबूझ करके या हो सकता है गलती से भी कि ऑड की बजाय इवन डाल दे। तो इवन अगर गलती से डाल दे तो इवन को नहीं जोड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इंटर एन ऑड नंबर। मान लीजिए किसी ने नंबर जो है वो 3 डाला। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर फिर चेक होगा कि वो 3 जो है वो इवन है कि ऑड है। ठीक है, ऑड नंबर किसको कहते हैं, जो 2 से भाग नहीं लगता है। तो देखिए यहाँ पर चेक किया जाएगा कि ये ऑड है या इवन है। इसके लिए यहाँ पर कंडीशन लगाया गया है कि जो भी नंबर है, फिलहाल तो नंबर हमने 3 दिया है, 3 को 2 से डिवाइड कीजिए। तो 2 से एक बार में गया 2, और शेषफल कितना हो गया, 1। याद रखना है कि ये जो ऑपरेटर होता है ये शेषफल देता है। तो कंडीशन में क्या लिखा है कि अगर शेषफल नॉट इक्वल टू 0, अगर शेषफल 0 के बराबर नहीं है तो ही इसके अंदर आइए। ठीक है, इसके अंदर आके क्या होगा, इसके अंदर आकर के हम लोग काउंट का वैल्यू को एक बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, काउंट का वैल्यू को हम लोग यहाँ पर एक बढ़ा दे रहे हैं। इससे ये पता चलेगा कि एक एक जो है हमारा जो है ऑड नंबर आ चुका है। उसके बाद सम इक्वल टू सम प्लस नम। सम का पुराना वैल्यू 0 था और नम अभी हमने 3 डाला था, तो 0 + 3 क्या हो गया, 3 हो गया। यानी सम का वैल्यू अपडेट होकर क्या हो गया, 3 हो गया। यहाँ तक तो ठीक है। फिर आप आते हैं यहाँ पर वाइल के पास। वाइल बोल रहा है जब तक आपका काउंट <5 रहता है। ठीक है, <5, चूंकि 0 से शुरू हुआ है तो <5। तो अभी क्या है, काउंट 1 है। बोले हाँ, अभी जो है काउंट 1 है, ये लेस देन क्या है, <5 है। तो कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, तो फिर से कहाँ जाओगे आप, डू के पास। ठीक है, अब आप जाते हो कहाँ, डू के पास। डू से फिर यहाँ बात होता है इंटर एन ऑड नंबर। ठीक, मान लीजिए इस बार जो है आप कोई ऑड नंबर नहीं डालते हैं। ठीक है, इस बार आपने नंबर मान लीजिए डाल लिया यहाँ पर 6। ठीक, अब आप जाओगे कहाँ, इफ के पास। इफ क्या बोल रहा है, इफ ये बोल रहा है कि जो नंबर है दैट इज 6, उसको 2 से डिवाइड करो। ठीक है, अब यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 3 जा 6 हो गया, रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ क्या बोल रहा है, नंबर जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपका क्या हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। यानी कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। कंडीशन फॉल्स होने की स्थिति में हम इफ के अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है, इफ के अंदर जब आप नहीं जाओगे तो जुड़ेगा भी नहीं, है ना, सम भी नहीं होगा। इस प्रकार से जो 6 है ये जुड़ने से बच गया, क्योंकि 6 क्या था, इवन नंबर था, एक सम संख्या था, एक विषम संख्या यानी ऑड नंबर नहीं था। जब आप वाइल के पास जाते हो, यहाँ पर पूछा जाता है कि काउंट क्या है, क्या <5 है, तो काउंट तो अभी भी 1 है। यस, 1 इज <5, कंडीशन ट्रू। यानी कुल मिला के बात यहाँ है कि सेकेंड नंबर हमने इवन दे दिया, तो इवन दे देने से ना तो काउंट अपडेट हुआ ना तो सम अपडेट हुआ। यानी सम जो शुरू में 3 था वो 3 का 3 रह गया, अभी पिछले टाइम जो 3 था वो 3 का 3 रह गया। मान लीजिए फिर से जो है, चूंकि कंडीशन अभी आपका यहाँ पर वाइल वाला क्या है, वो तो ट्रू ही है। ठीक है, काउंट 1 है और 1 इज <5, कंडीशन ट्रू। तो फिर से कहाँ जाओगे आप, डू के पास जाओगे। और जब आप डू के पास जाओगे तो फिर से आपसे वही पूछेगा, क्या पूछेगा, पूछेगा कि इंटर एन ऑड नंबर। इस बार आपने 5 डाल दिए, यानी नम में क्या दे दिया, 5 दे दिया। अब नम में 5 दे दिया तो यहाँ पर क्या होगा हम लोगों का, कि नम में 5 आया, इफ के पास जाइए, 5 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, शेषफल 1 आया। तो यहाँ क्या बोलता था कि शेषफल 0 नहीं आना चाहिए। बोले हाँ, शेषफल 0 तो नहीं आया, ये तो 1 आया, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू, तो फिर से जाओ काउंट को बढ़ा लो, तो काउंट का वैल्यू जो यहाँ पर आपका 1 था वो 1 से बढ़ के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एंड सम, नया सम बराबर पुराना सम, तो पुराना सम तो 3 था, और अभी नम आपने क्या डाला, 5 डाला, तो 5 3 क्या हो गया, 8 हो गया। यानी सम का वैल्यू अपडेट होकर 8 हो गया। यानी अभी तक हमने 3 नंबर डाला था, एक 3 डाला था, फिर 6 डाला था, और अभी हमने 5 डाला था। तो ये ऐड हो गया, ये ऐड हो गया, ये ऐड नहीं हुआ। तो इस प्रकार से क्या होगा ना, ये लूप कितनी बार चलेगा, जब तक आप 5 नंबर दोगे नहीं, है ना, 5 ऑड नंबर, है ना, कोई भी नंबर नहीं, 5 ऑड नंबर जब तक उसको मिलेगा नहीं तब तक वो सारे को जोड़ेगा नहीं। जब 5 ऑड नंबर इसको दे दिया जाएगा तो पांचों को जोड़ देगा, और पांचों को जोड़ देगा तो लूप मेरा खत्म हो जाएगा। जो मेरा लूप खत्म हो जाएगा तो आप फिर यहाँ प्रिंट करा लेना, सम ऑफ 5 ऑड नंबर, यहाँ आई होगा, सम ऑफ 5 ऑड नंबर इक्वल टू सम। तो सम में 5 ऑड नंबर का जोड़ आ चुका होगा। तो ये प्रोग्राम कोड मैंने लिख दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको जो है ध्यान से देखना,
और इस प्रोग्राम का ड्राई रन कराना, कॉपी पर लिख लिख के देखना कि हम कब कब क्या क्या इनपुट देते हैं तो किस प्रकार से कोड काम करेगा। तो ये प्रोग्राम था 5 ऑड नंबर को सम करने का। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज इनलाइन फंक्शन, राइट इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। तो इनलाइन फंक्शन के बारे में सिंपली ये कहता है कि एन इनलाइन फंक्शन इज ए फंक्शन दैट इज एक्सपेंडेड इन अ लाइन व्हेन इट इज कॉल्ड। एक इनलाइन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो खुद को एक ही लाइन में एक्सपेंड करे। When the inline function is called, whole code of the inline function gets inserted or substituted at the point of inline function call। यहाँ पर ये कहता है कि जैसे ही फंक्शन कॉल होता है ना, जैसे ही inline फंक्शन कॉल होता है तो जो फंक्शन का डिफिनेशन वाला जो कोड होता है वो कोड फंक्शन कॉल वाली जगह पर रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, कोड ही रिप्लेस हो जाता है जहां पर फंक्शन कॉल हो रहा होता है। तो वे बच्चे इस लाइन को अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे जिन्होंने, है ना, फंक्शन पढ़ा है। फंक्शन जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो उनको मेरी बात हो सकता है समझ में ना आए। खैर, ये जो आंसर था ये आपका इनलाइन फंक्शन का था। यहाँ पर हमने इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस लिखा। देखिए, ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस टाइप का क्वेश्चन था, ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछना, क्योंकि इसका जो एडवांटेज डिसएडवांटेज है ये थोड़ा सा जो है आपका कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है। ठीक है, आपके सिलेबस से बाहर का चीज है थोड़ा सा। इनलाइन फंक्शन सिलेबस में है ये मानते हैं, लेकिन इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज जो है ये थोड़ा सिलेबस से बाहर का चीज है, क्योंकि इसका जो आंसर है ना वो काफी डेप्थ कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पर एडवांटेज में लिखा गया है, इट डज नॉट रिक्वायर फंक्शन कॉलिंग ओवरहेड, है ना, और इट आल्सो सेव ओवरहेड ऑफ वेरिएबल पुश पॉप ऑन स्टैक। ये थोड़ा सा मेमोरी वाला यहाँ पर बात हो जाता है, इसलिए हो सकता है आपको समझ में ना आए। तो स्टूडेंट को मैं यही सलाह दूंगा, क्योंकि अब मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन दे ही दिया गया है तो क्या करना, आप चुपचाप से कम इसका जो है एडवांटेज डिसएडवांटेज आप उसको याद कर लेना। ठीक है, समझ तो नहीं पाओगे क्योंकि समझने के लिए वो कंसेप्ट भी समझना पढ़ना पड़ेगा जो इससे रिलेटेड है। तो ये था आपका इनलाइन फंक्शन। अगला है डिफाइन डेटा टाइप्स, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स विथ एग्जांपल। डेटा टाइप्स क्या है इसको बताइए, और डिफरेंट टाइप्स के जो डेटा टाइप है उसको भी बताइए विथ एग्जांपल। तो सबसे पहले डेटा टाइप के बारे में हमने यहाँ पर कहा कि डेटा टाइप आर मींस टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा एंड एसोसिएटेड ऑपरेशंस ऑफ हैंडलिंग इट। डेटा टाइप का मतलब होता है डेटा के टाइप को आइडेंटिफाई करना कि डेटा किस प्रकार का है, साथ ही साथ उस डेटा से जुड़ा हुआ क्या क्या ऑपरेशन है, हम उस डेटा के साथ क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, ये डेटा टाइप होता है। ठीक है, तो सी प्लस प्लस में जो डेटा टाइप होता है दो प्रकार का होता है, बेसिकली फंडामेंटल डेटा टाइप और डेराइव डेटा टाइप। हाँ, डेराइव डेटा टाइप के अंतर्गत ही आता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, इसके अंतर्गत आता है। तो कैटेगरी तो दो ही है, फंडामेंटल और डेराइव्ड। फंडामेंटल डेटा टाइप किसको कहते हैं, इसके बारे में कहा गया है कि फंडामेंटल को हम एटॉमिक एटॉमिक नाम से भी जानते हैं, कि फंडामेंटल डेटा टाइप्स आर दोज डेटा टाइप्स दैट आर नॉट कंपोज्ड ऑफ अदर डेटा टाइप। एक ऐसा डेटा टाइप जो अन्य डेटा टाइप से मिलके ना बना हो उसको फंडामेंटल डेटा टाइप कहते हैं। ये पांच होते हैं, कौन कौन सा देखिए। पहला है इंट डेटा टाइप जो कि इंटीजर्स के लिए इस्तेमाल होता है, दूसरा है कैर डेटा टाइप जो कि कैरेक्टर के लिए इस्तेमाल होता है, तीसरा फ्लोट डेटा टाइप जो कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए इस्तेमाल होता है, चौथा है डबल डेटा टाइप जो इस्तेमाल होता है डबल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए। और फ्लोट और डबल में डिफरेंस क्या है कि इट ऑक्युपाइज ट्वाइस एज मच मेमोरी एज टाइप फ्लोट। फ्लोट से दुगना जो है स्पेस लेता है आपका डबल डेटा टाइप, एंड स्टोर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर विथ मच लार्जर रेंज एंड प्रिसिशन। मतलब रेंज भी ज्यादा होता है डबल डेटा टाइप का, और प्रिसिशन भी जो है वो ज्यादा होता है। द टाइप ऑफ डबल इज लार्जर एंड स्लोअर देन टाइप फ्लोट। जो डबल डेटा टाइप होता है वो फ्लोट की तुलना में स्लो काम करता है, लेकिन फ्लोट की तुलना में ये बड़ा डेटा टाइप है। ठीक है, और सबसे आखिरी जो आपका यहाँ डेटा टाइप है वो है आपका वॉइड डेटा टाइप, यूज्ड फॉर एम्प्टी सेट ऑफ वैल्यू एंड नॉन रिटर्निंग फंक्शन। बेसिकली इसका इस्तेमाल हम लोग फंक्शन के लिए करते हैं, जब कोई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न ना कर रहा हो तो हम लोग वॉइड डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। तो वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी, वैल्यूलेस। अब बात करते हैं दूसरा हमारा जो डेटा टाइप है, दैट इज डेराइव डेटा टाइप। तो डेराइव डेटा टाइप कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम फंडामेंटल डेटा टाइप। डेराइव डेटा टाइप फंडामेंटल डेटा टाइप से मिलकर बना है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, तो एरे है, फंक्शन है, पॉइंटर है, रेफरेंस है, कांस्टेंट है, क्लासेस, स्ट्रक्चर, यूनियन एंड इनमरेशन। ये सभी डेराइव डेटा टाइप के एग्जाम्पल है। इसमें से यहाँ से क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन और इनमरेशन ये जो है ये यूजर डिफाइंड के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये आता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के अंतर्गत। खैर, आपको आंसर इतना ही लिखना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट एन एल्गोरिथम ऑफ बबल सॉर्ट और
बाइनरी सर्च, या तो बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम लिखिए या तो बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम लिखिए। ठीक है। तो यहाँ पर जो है सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली जान लीजिए। सॉर्टिंग का मतलब होता है डेटा आपको कुछ दिया हुआ है, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना। ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका एल्गोरिदम लिख दिया गया है। इसको अगर अभी समझाने जाऊं तो कम से कम जो है आधा घंटा कम से कम जो है इस एक एल्गोरिदम को समझाने में लगेगा। मैंने इसको लिख दिया है कोड को। आप इस कोड को मतलब एल्गोरिदम को लिख दिया है, आप इसको देख लेना। और अगर आपको लगता है कि इसका जो है एक एक्सप्लेनेशन होना चाहिए तो कमेंट में करके बता देना कि बबल सॉर्ट का एक्सप्लेनेशन बताइए, तो मैं अलग वीडियो में इसको बताऊंगा। एंड सिमिलरली बात करते हैं बाइनरी सर्च का। तो बाइनरी सर्च का मतलब क्या होता है? पहले तो सर्च का मतलब समझिए। सर्च का मतलब होता है किसी एरे में कोई पार्टिकुलर एलिमेंट को ढूंढना कि वो एलिमेंट उस एरे में है या नहीं है, या तो होगा या तो नहीं होगा। तो एरे में डेटा के ढूंढने को हम लोग सर्चिंग कहते हैं, जो दो प्रकार का होता है, लीनियर और बाइनरी सर्च। लेकिन यहाँ पर आपसे बाइनरी सर्च के बारे में पूछ रहा है कि बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम लिखिए। यहाँ भी मैंने बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम लिख दिया है। ये एल्गोरिदम को समझने के लिए भी कम से कम जो है 30 मिनट्स है ना, 30 मिनट्स हम लोग को चाहिए ही चाहिए, 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स। इसलिए मैंने इसको इस वीडियो में समझाया नहीं है, आप केवल कोड देख लो। ठीक है। जो बच्चे ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं तो कोड को तो समझ ही सकते हैं। ठीक है। बाकी जिनको समझ में नहीं आ रहा है, अगेन कमेंट करना कि इसका जो है सर एक्सप्लेनेशन कीजिए, तो अलग वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एरे इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में एरे क्या होता है, एक्सप्लेन इट्स टाइप। याद रखिएगा सब कुछ हम लोग 3 मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा जो है इसका लॉन्ग जो है आंसर नहीं लिखना है। 3 मार्क्स लायक ही जो है इसका आंसर लिखना है। सबसे पहले जानते हैं एरे क्या है। एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट। एक ही प्रकार के सेम टाइप के डेटा का जो कलेक्शन होता है उसको एरे बोलते हैं। इच एलिमेंट ऑफ एरे इज एक्सेस्ड बाय इट्स सबस्क्रिप्ट और इंडेक्स। एरे के प्रत्येक एलिमेंट को एक्सेस किया जाता है उसके इंडेक्स के द्वारा, या कह सकते हैं उसके सबस्क्रिप्ट के द्वारा। इच एलिमेंट ऑफ एरे इच एलिमेंट ऑफ एरे एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। एरे के जो एलिमेंट होते हैं वो लगातार मेमोरी लोकेशन में, ठीक है, लगातार मेमोरी लोकेशन में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ एरे। एरे दो प्रकार का होता है, एक होता है हम लोग का वन डायमेंशनल एरे, दूसरा होता है मल्टी डायमेंशनल। तो यहाँ फिलहाल हम लोग वन डायमेंशनल को पढ़ रहे हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एरे। ये एरे का सबसे सिंपलेस्ट प्रकार है। इसका डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन देखिए। हमने यहाँ पर लिखा इंट एक्स और ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा मैंने यहाँ पर सिक्स। तो इंट जो है ये टाइप ऑफ एलिमेंट टू बी स्टोर्ड, किस एरे में किस टाइप का डेटा स्टोर होगा वो बताया गया है इंट के द्वारा। एक्स जो है ये एरे का नाम है, सिक्स जो है ये एरे का साइज है कि मैक्सिमम 6 एलिमेंट ही इसमें स्टोर हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसके इनिशियलाइजेशन का। देखिए इस लाइन में हमने एरे को इनिशियलाइज किया है, वन डायमेंशनल एरे को। इंट एरे का डेटा टाइप, एक्स एरे का नाम और सिक्स उसका साइज। फिर इक्वल करके हम लोग कर्ली ब्रेसेस के भीतर जो है 6 इंटीजर वैल्यू हमने लिखा है, 19, 10, 8, 17, 9 और 15। तो इस प्रकार से हम एरे को इनिशियलाइज करते हैं, वन डायमेंशनल एरे को। इसका जो है एक डायग्राम देख लीजिए। इसको कुछ इस तरीके से समझा जाएगा कि जो 19 होगा वो जिस जगह पे स्टोर होगा वो होगा x0। 10 होगा, फिर 8 होगा, फिर 17 होगा, फिर 9 होगा, फिर ये 15 होगा। तो पहला जो आपका एलिमेंट है वो 0 इंडेक्स पे, दूसरा जो एलिमेंट है वो 1 इंडेक्स पे, तीसरा जो एलिमेंट है 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स एंड 5 इंडेक्स। और यहाँ पर देखिए क्या है, मेमोरी मेमोरी एड्रेसेस देखिए। अभी हमने कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन के बारे में बात करा था, तो 1000 के बाद 1002, क्योंकि एक इंटीजर 2 बाइट जगह लेता है, 1002 के बाद 1004, 1006। तो लगातार मेमोरी लोकेशन इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर 1000 मतलब 1000 प्लस 1001 है ना, दो दो लोकेशंस जो है इस्तेमाल हुआ है एक इंटीजर को स्टोर करने के लिए। उसी प्रकार से यहाँ 1002 प्लस 1003, ये 2 बाइट इस्तेमाल हुआ है इसको स्टोर करने के लिए। तो लगातार मेमोरी लोकेशन में एरे के एलिमेंट क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल एरे की। तो मल्टी डायमेंशन के में हम लोग को, ऐसे तो मल्टी डायमेंशनल बहुत सारे तरह का होता है, लेकिन उसमें से हम लोग को केवल एक ही प्रकार पढ़ना है और वो पढ़ना है हम लोग को टू डायमेंशनल एरे। तो आइए देखते हैं टू डायमेंशनल एरे के बारे में। टू डायमेंशनल एरे के बारे में कहा गया है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मल्टी डायमेंशनल एरे इज टू डायमेंशनल एरे। ठीक है। टू मल्टी डायमेंशनल एरे में जो सबसे सिंपल फॉर्म होता है मल्टी डायमेंशनल एरे का, वो है आपका टू डायमेंशनल एरे। और टू डायमेंशनल एरे इज इन एसेंस एन लिस्ट ऑफ वन डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल एरे को ऐसे समझा जा सकता है कि ये वन डायमेंशनल एरे का लिस्ट है। जैसे इसको हम लोग कहते हैं वन डायमेंशनल एरे। ठीक है। तो ये एक वन डायमेंशनल एरे है, ये एक और हमारा वन डायमेंशनल एरे है, ये एक और हमारा वन डायमेंशनल एरे है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मेरे पास वन डायमेंशनल एरे का एक लिस्ट है ना। कितने वन डायमेंशनल एरे हैं,
मेरे पास 3 1 डायमेंशनल एरे है। तो ये जो है हो गया ना कि लिस्ट ऑफ 1 डायमेंशनल एरे, इसको हम लोग 2 डायमेंशनल एरे कहते हैं। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है कि पहला एरे में जितना कॉलम है या जितना एलिमेंट है, उतना ही दूसरा वाला एरे में भी होना चाहिए, उतना ही तीसरे वाले में ही होना चाहिए। ठीक है। या अगर आप इसको जो है इस डायग्राम को इस रूप में भी देख सकते हैं कि ये एक टेबल के रूप में भी आप इसको देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है। ये पहला एरे, ये दूसरा एरे, ये तीसरा एरे। तो इसका डिक्लेरेशन को समझते हैं कि हम लोग वन वन नहीं, मल्टी डायमेंशनल में से 2 डायमेंशनल एरे को किस प्रकार से इनिशलाइज और डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिक्लेरेशन देखते हैं। डिक्लेरेशन कुछ इस प्रकार से बताया गया है। हमने लिखा इंट, ये 2D एरे का डेटा टाइप हो गया कि इंटीजर डेटा ही स्टोर होगा 2D एरे में, ये एरे का नाम हो गया। ये 3 और 4 जो है, ये 3 रो कहलाएगा और 4 क्या कहलाएगा, कॉलम कहलाएगा। ठीक है, 3 रो और 4 कॉलम। int is data type of array, 3 is number of row, 4 is number of column, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो स्टोर होगा इस एरे में वो होगा रो इंटू कॉलम, यानी 3 इंटू 4 यानी कि 12। इसको हम लोगों ने ग्राफिकली कुछ इस प्रकार से दिखाया है कि आपका 3 रो हो गया और क्या हो गया, आपका 4 कॉलम हो गया। ठीक है। पहला जो एलिमेंट होगा उसको एक्सेस किया जाएगा इस प्रकार से, रो नंबर 0, कॉलम नंबर 0। ठीक है। फिर अगला जो होगा वो होगा आपका, रो तो 0 ही रहेगा, कॉलम आपका 1 होगा। अगला जो होगा वो रो तो 0 होगा लेकिन कॉलम तो 2 होगा। इस तरीके से जो है 2D एरे को हम लोग ग्राफिकली देख करके समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम एंड ट्रुथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपके क्वेश्चन पेपर में थोड़ा सा मिसप्रिंट वगैरह हुआ है, तो मैंने इसको अपने तरीके से थोड़ा सा इसको ठीक करके लिख दिया है कि x+x y0 समझें। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम लोग इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर x को जोड़ना है। पहला देखो, 2 पार्ट में इसको देखो, x+x y0। ठीक है। तो x एक अलग टर्म है और xy0 एक अलग टर्म है। तो x को क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने के लिए कौन सा गेट होता है, और गेट होता है। तो x और xy0। तो देखो हम यहाँ से x को लेके जा रहे हैं क्या करने के लिए, और करने के लिए। किसके साथ जोड़ना है, xy0 के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, हमने यहाँ से x लिया, ये x गया, और यहाँ से y को नॉट गेट से पास कराया तो y0 बना। तो यहाँ पर एंड हो रहा है, क्या एंड हो रहा है, x × y0। ठीक है, एंड होके निकला। अब देखो जुड़ कौन कौन रहा है, एक तरफ से x आ रहा है और एक तरफ से xy0 आ रहा है। देख ही रहो, ऊपर से x आ रहा है, नीचे से xy0 आ रहा है। इस ऑर गेट से पास होगा तो इस प्रकार से आपको मिलेगा x+xy0। तो ये हो गया लॉजिक सर्किट डायग्राम। ठीक है। अब हम लोग इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। ट्रुथ टेबल देखने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है कि आपके इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। तो 2 ही वेरिएबल है, एक x और एक y है। तो 2 वेरिएबल है तो टू द पावर n, यानी टू द पावर 2 यानी कि 4। ठीक है। तो 4 कॉम्बिनेशन बनेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे इस प्रकार से, पहला वेरिएबल x, दूसरा वेरिएबल y। ठीक है। इसी सीक्वेंस में लिखना है, पहले x लिखना, पहले y लिखना। पहले x और इधर y मत लिखना, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। पहले आप x और y लिखना। उसके बाद पहला कॉलम में देखिए, यहाँ पर सिंगल 0 सिंगल 1 सिंगल 0 सिंगल 1, ये क्या हो गया, ये पहला आपका y का सारा जो है डेटा हो गया। फिर x का डेटा देखिए, 00 11 11। अब सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ऐसा मत भी लिखो, आप ऐसे लिखो कम से कम कि दोनों 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, ये 1 हो सकता है, ये 1 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, ये 1 हो सकता है, ये 1 हो सकता है। यानी 0 और 1 का जो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन हो सकता है 2 वेरिएबल को लेकर के, वो हमने यहाँ पर मैक्सिमम कॉम्बिनेशन को क्या कर दिया, लिख दिया है। ठीक है। लेकिन ये पैटर्न ज्यादा सुटेबल लगता है हम लोग को, इसको इस तरीके से ही लिखना चाहिए, सिंगल 0 सिंगल 1, और इधर फिर इसका सिंगल का डबल कर दो, 00 11। सारा कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिक जो है वो पूरा हो जाता है। अब आप देखिए, यहाँ पर x × y0 है तो मुझको एक y0 निकालना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर y0 निकालना है, बड़ा इजी है। y0 जो y में है उसका उल्टा कर दो, तो 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0। ठीक है, ये निकाल लिया। अब हम लोग को ये कंप्लीट टर्म निकालना है xy0। अब ये xy0 कैसे निकलेगा, तो xy0 निकालना बड़ा आसान है। आपके पास x भी है देखिए, और आपके पास y0 भी है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 × 1 0, 0 × 0 0, 1 × 1 1 होता है, और 1 × 0 0 होता है। ठीक। अब क्या करना है, अब हम लोग को फाइनल लिखना है। फाइनल क्या लिखना है, फाइनल सर हम लोग को ये लिखना है x+xy0। तो वो कैसे होगा, तो वो ऐसे होगा कि इधर x है और इधर xy0 है, तो इन्हीं दोनों को तो जोड़ना है। तो 0+0 0 हो गया, 0+0 0 हो गया, 1+1 1 हो गया, और 1+0 1 हो गया। तो ये उसका ट्रुथ टेबल हो गया इस एक्सप्रेशन का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन सिंगल इनहेरिटेंस एंड एक्सप्लेन विथ इट्स एग्जाम्पल। ठीक है। तो 3 मार्क्स के लिए इसके लिए थोड़ा सा और आपको लिखना
एक प्रोग्राम चाहे तो लिख सकते हैं, प्रोग्राम यहाँ थोड़ा सा मिसिंग है ना, सिंगल इनहेरिटेंस का कोई भी एक प्रोग्राम लिख देना तो 3 मार्क्स के लिए सूटेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है सबसे पहले सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में कि अ सिंगल इनहेरिटेंस इज अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस वेयर अ सिंगल क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम अ सिंगल बेस क्लास। सिंगल इनहेरिटेंस एक इस प्रकार का इनहेरिटेंस होता है जहां पर एक सिंगल क्लास डिराइव होता है एक सिंगल बेस क्लास से, ठीक। द जनरल फॉर्म ऑफ डिराइव्ड क्लास इन सिंगल इनहेरिटेंस। तो ये जो डिराइव्ड क्लास होता है उसका जो है उसको उस क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं, तो बड़ा इजी है। सबसे पहले क्लास कीवर्ड लिखते हैं, फिर हम लोग जो है उस डिराइव क्लास का नाम लिखते हैं, फिर कोलोन लगाते हैं, फिर विजिबिलिटी मोड लिखते हैं। अब जो विजिबिलिटी मोड होगा इस जगह पर या तो प्राइवेट या तो पब्लिक या तो प्रोटेक्टेड लिखा जाता है इस जगह पर। उसके बाद फिर आप बेस क्लास का नाम लिखेंगे, फिर ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस एंड सेमी कोलोन, और यहाँ पर आप डिराइव क्लास का क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है इसके आंसर को थोड़ा स्ट्रांग बनाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि सिंगल इनहेरिटेंस का कोई एक छोटा सा प्रोग्राम कोड भी इसके साथ क्या कर देना, आप शामिल कर देना, वो कोड यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग है। अगला जो क्वेश्चन है वो नेटवर्किंग से है कि व्हाट इज गाइडेड मीडिया एंड एक्सप्लेन। 3 मार्क्स के लिए ही लिखना है, बहुत ज्यादा मत लिखना। तो गाइडेड मीडिया पहले समझ लो क्या है। तो गाइडेड मीडिया इज आल्सो रेफर टू एज वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया। गाइडेड मीडिया को हम लोग वायर्ड मतलब वायर के थ्रू वाला ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। सिग्नल्स बीइंग ट्रांसमिटेड बाय यूजिंग फिजिकल लिंक, जो आपका सिग्नल भेजा जाएगा वो फिजिकल लिंक के जरिए भेजा जाएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ गाइडेड मीडिया में पहला है आपका ट्विस्टेड पेयर केबल। ये यहाँ पर डायग्राम बनाया गया है। ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है, तो ट्विस्टेड पेयर cable is defined as a type of network cabling that consists of pair of wires twisted together। ये एक प्रकार का आपका नेटवर्क केबल है, नेटवर्क में इस्तेमाल किया जाने वाला केबल है, जो इस तरीके से होता है कि वायर का पेयर होता है और वायर का पेयर एक दूसरे से इस तरीके से ट्विस्टेड होता है, जो आप यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं और यहाँ भी देख रहे हैं। और ट्विस्टेड पेयर केबल इंक्लूड 2 कंडक्टर, मतलब ये जो 2 वायर आपस में है ना, 2 वायर जो है आपस में लिपटा हुआ है, ये कॉपर का बना हुआ है, ठीक है। तो 2 कंडक्टर इच विथ इट्स प्लास्टिक इंसुलेशन। तो जो भी ये केबल होगा, ठीक है, जो एक दूसरे से व्रैप है, तो इसके ऊपर प्लास्टिक का कवर भी होगा, ठीक है ना, प्लास्टिक का कवर भी लगा रहेगा। ट्विस्टेड टुगेदर, तो प्लास्टिक के कवर के अंदर होंगे, प्लास्टिक इंसुलेशन के अंदर होंगे और वो आपस में क्या होंगे, ट्विस्टेड होंगे, आपस में एक दूसरे से मुड़े हुए होंगे, लिपटे हुए होंगे। इसके बाद अगला जो केबल है वो है आपका कोएक्सियल केबल। ये सभी गाइडेड मीडिया के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कोएक्सियल केबल को अगर इमेजिन करना है तो डिस्क का जो केबल होता है ना, वही केबल है। तो कोएक्सियल केबल इंक्लूड्स अ सेंट्रल कॉपर वायर सराउंडेड बाय पीवीसी इंसुलेशन ओवर विच अ कॉपर में स्लीव इज प्लेस्ड। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले अंदर में जो है कॉपर का वायर होगा, उसके ऊपर एक प्लास्टिक का कवर होगा, उसके ऊपर यहाँ पर कहता है कि कॉपर मेस, जो यहाँ पर एक वर्ड आप देख रहे हैं, तो वहां पर तार का पतला पतला रेशा होगा, ठीक है, तार का पतला पतला रेशा होगा, फिर उसके ऊपर भी क्या होगा, कवर होगा। Again, the metal sleeve is shielded by an outer shield of the thick PVC material। यानी वही बात को यहाँ पर बेसिकली कहा गया है कि सबसे सेंटर में क्या रहेगा, कॉपर का एक मोटा सा वायर रहेगा, ठीक है। कॉपर का मोटा सा वायर होगा, उसके ऊपर जो है पीवीसी इंसुलेशन यानी प्लास्टिक का क्या होगा, उसको कवर होगा। ओवर विच ए कॉपर में स्लीव इज प्लेस्ड, है ना। तो कॉपर में स्लीव या वो जो मेटल स्लीव एक ही बात है, उसके ऊपर तार का पतला पतला रेशा होगा और उस तार के पतले के रेशे के ऊपर जो फिर से प्लास्टिक का क्या होगा, कवर होगा। तो ये है आपका कोएक्सियल केबल। अगला ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में कहता है कि फाइबर ऑप्टिक्स केबल इज मेड अप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक एंड ट्रांसमिट सिग्नल इन द स्ट्रक्चर ऑफ लाइट सिग्नल। ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल होता है ये ग्लास या प्लास्टिक मटेरियल से मिलकर बना होता है, जो आप यहाँ पर ये इसको इसको कह रहे हैं बेसिकली, ठीक है, बना होता है जिससे लाइट सिग्नल जाता है, ठीक है। लाइट जो है, लाइट के जरिए हम सिग्नल को भेजते हैं। इट इन्वॉल्व्स अ इनर ग्लास कोर सराउंडेड बाय अ ग्लास क्लैडिंग दैट रिफ्लेक्ट्स द लाइट इनटू द कोर। यहाँ पर कह रहा है कि ये जो आपको ग्लास कोर बताया जा रहा है ना, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, शीशा का पतला सा नली जैसा, इससे होकर के लाइट जाएगा। ये जो यहाँ पर एक वर्ड आप देख रहे हैं कि ग्लास कोर, मतलब ये जो ग्लास है सराउंडेड बाय ए ग्लास क्लैडिंग। ग्लास क्लैडिंग मतलब इसके ऊपर जो है कुछ परत चढ़ा हुआ रहेगा, है ना, कुछ मटेरियल का परत चढ़ा रहेगा। इस परत से होता क्या है कि अंदर जो भी लाइट होता है वो इस परत के चलते वो लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर के अंदर ही रहेगा, ठीक है, बाहर कहीं लाइट निकल नहीं जाएगा। इच फाइबर इज इंसर्कल्ड बाय अ प्लास्टिक जैकेट। इसके ऊपर भी जो है प्लास्टिक का मोटा जो है कवर जो है वो लगा रहता है, ताकि ये जो कांच जैसा चीज है ये आपका टूटे ना। तो ये था ऑप्टिकल फाइबर। तो इस अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने जो है 8 क्वेश्चन देखा है। कौन सा सेक्शन
आपका सी का, और सेक्शन सी में प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको कितना अंक मिलेगा? 3 अंक मिलेगा। तो अगला है हमारा सेक्शन डी। सेक्शन डी का जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज एन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, एक्सप्लेन इट विथ अ सुटेबल एग्जाम्पल। ओवरलोडिंग क्या होता है? अब यहां पर ओवरलोडिंग का सीधा सा अर्थ है क्या? ओवरलोडिंग दैट इज होगा हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन भी आपका इनकम्प्लीट है। यहां पर ओवरलोडिंग तो दो ओवरलोडिंग होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग भी होता है और आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी होता है। तो यहां पर जो है एक्चुअली ऑपरेटर ओवरलोडिंग या तो यहाँ लिखा हुआ ना चाहिए था, या फिर यहाँ पर फंक्शन ओवरलोडिंग होना चाहिए था। तो हम लोग मान लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग पूछा। ठीक। दूसरा है ऑपरेटर ओवरराइडिंग। यहां भी क्वेश्चन में गलती है। देखिए, ऑपरेटर ओवरराइडिंग नाम का चीज नहीं होता है। ऑपरेटर ओवरराइडिंग नाम का चीज नहीं होता है, फंक्शन ओवरराइडिंग नाम का चीज होता है। जबकि जब हम ओवरलोडिंग के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर फंक्शन ओवरलोडिंग भी होता है और ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी होता है। तो यहाँ पर चूंकि ओवरलोडिंग से पहले कुछ लिखा नहीं था कि फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में यहाँ कह रहा है या फिर ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में, तो हम लोगों ने मान लिया कि चलो ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में मान लीजिए पूछ रहा है। एक्सप्लेन इट विद अ सुटेबल एग्जाम्पल, इसको सुटेबल एग्जाम्पल से समझाइए। तो मैंने उत्तर में क्या लिखा है? मैंने उत्तर में आपके आंसर में बताया है कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, साथ ही साथ मैंने बताया है फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है। द एबिलिटी टू प्रोवाइड द ऑपरेटर्स विथ अ स्पेशल मीनिंग फॉर अ डेटा टाइप, दिस एबिलिटी इज नॉन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यहां पर कह रहा है एक ऐसा एबिलिटी, ऐसी योग्यता जिसमें हम ऑपरेटर को प्रोवाइड करते हैं स्पेशल मीनिंग किसी डेटा टाइप के लिए। ठीक है, ध्यान से सुनना है। अलग अलग डेटा टाइप को लेकर के हम ऑपरेटर को मान लीजिए अलग अलग मीनिंग प्रोवाइड करते हैं कि अगर डेटा इस टाइप का है तो ये ऑपरेशन करो, अगर डेटा उस टाइप का है तो कोई दूसरा ऑपरेशन करो। ठीक है, तो इस एबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज अ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन ओवरलोड एन ऑपरेटर प्लस in a class like string so that we can concatenate two string by just using plus। यहां पर कह रहा है कि हम लोग मान लीजिए प्लस हमारा एक ऑपरेटर है, अगर हम इसको दो स्ट्रिंग देते हैं, जैसे मैंने एक स्ट्रिंग दिया राम, दूसरा स्ट्रिंग दिया मोहन, तो यहां पर ये जो प्लस ये क्या काम करे? ये इन दोनों को कॉन्केटिनेट कर दे, एक साथ मिला करके रख दे, राम मोहन। ठीक है, तो यहां पर प्लस ने क्या किया? प्लस ने देखा कि डेटा टाइप के रूप में दो स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग को क्या किया? कॉन्केटिनेट किया। वही ऐसा भी हो सकता है। अदर एग्जांपल, क्लासेस वेयर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में बी ओवरलोडेड आर कॉम्प्लेक्स नंबर, फ्रैक्शनल नंबर। ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए दो नंबर के रूप में आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? मैथमेटिक्स के स्टूडेंट जानते हैं। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिले तो प्लस क्या करे? प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस तरीके से जोड़ा जाता है उस तरीके से जोड़ने का काम करे। तो आप देख रहे हैं कि पहली बार वैल्यू के रूप में, डेटा के रूप में इसको स्ट्रिंग मिल रहा था तो उसने उसके कॉन्केटिनेट किया, जबकि उसको डेटा के रूप में कॉम्प्लेक्स नंबर मिला तो उसको जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से जोड़ा। तो प्लस जो है अपना बिहेवियर को चेंज किया, किसके आधार पर? दिए गए डेटा के आधार पर। तो इसी प्रॉपर्टी को, इसी एबिलिटी को हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। अब हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग का एक प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है include iostream डॉट एच, फिर हमने यहाँ पर लिखा क्लास कॉम्प्लेक्स। हम लोग कॉम्प्लेक्स नाम का एक क्लास बना रहे हैं जिसके प्राइवेट सेक्शन में दो डेटा मेंबर है, रियल और इमेज। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो दो पार्ट से मिलकर बनता है, एक उसका रियल पार्ट होता है, एक उसका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक क्लास बना रहे हैं जिसका नाम कॉम्प्लेक्स होगा। तो प्राइवेट सेक्शन में दो आपका वेरिएबल है, दो डेटा मेंबर है, एक का नाम रियल है, एक का नाम इमेज है। फिर हम यहाँ पर आते हैं पब्लिक सेक्शन में। पब्लिक सेक्शन में कॉम्प्लेक्स एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि आर को जीरो से इनिशियलाइज कर रहे हैं और आई को जीरो से इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया डिफॉल्ट आर्गुमेंट। डिफॉल्ट आर्गुमेंट का मतलब ये होता है कि अगर बाहर से कोई आर का वैल्यू और बाहर से कोई आई का वैल्यू ना मिले तो आर का वैल्यू ये जीरो और जीरो है ना, आर का वैल्यू जीरो और आई का वैल्यू जीरो ले लेगा।
अगर कोई बाहर से वैल्यू ना मिले तो। कंस्ट्रक्टर फंक्शन के डेफिनेशन में हमने लिखा कि आर से रियल यानी ये जो प्राइवेट डेटा मेंबर है ये इनिशियलाइज होगा, और आई से ये इमेज, ये इमेजिनरी, ये जो वेरिएबल है ये इनिशियलाइज होगा। आगे कमेंट में बताया गया है कि दिस इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन प्लस इज यूज्ड विथ बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी यहाँ पर यह कह रहा है कि ये जो हम लोग यहाँ लिखने जा रहे हैं ऑपरेटर के बारे में, दैट इज प्लस के बारे में, ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा जब भी हम लोग प्लस को यूज करेंगे किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट के बीच में। यानी इस कॉम्प्लेक्स क्लास का जब दो ऑब्जेक्ट बनेगा, उन दो ऑब्जेक्ट को जब भी हम जोड़ने की कोशिश करेंगे तो हम लोगों का ये मेथड क्या हो जाएगा, कॉल होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स जो है ये मेरे क्लास का नाम है ऑपरेटर प्लस। यहाँ पर हम लोग जो है एक प्लस ऑपरेटर को एज ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिखा रहे हैं, और यहाँ पर ये जो ऑपरेटर है ये हमारा एक कीवर्ड होता है, ठीक है। फिर हम लोग कॉम्प्लेक्स क्लास का ही हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं कांस्टेंट टाइप का। तो ये एग्जांपल है। एंड फाइनली फाइनली बात करते हैं हम एक और मेथड का जिसका नाम है प्रिंट। ये प्रिंट मेथड क्या करेगा, ये रियल पार्ट को प्रिंट करेगा और इमेजिनरी पार्ट को प्रिंट करेगा। अब हम लोग यहाँ पर मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स क्लास है, C1 मेरा ऑब्जेक्ट है ना। तो यहाँ पर जो है ये पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इसमें 10 और 5 पास करा रहे हैं। एक और ऑब्जेक्ट C2 बना रहे हैं, इसमें 2 और 4 को पास करा रहे हैं। फिर हम लोग इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को C1 और C2 क्या हुआ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही हुआ, इन दोनों को जोड़ करके C3 में क्या कर रहे हैं, स्टोर करवा रहे हैं। एंड फाइनली C3 का वैल्यू को हम प्रिंट करवा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर प्लस क्या काम कर रहा है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर प्लस ऑपरेटर क्या हुआ, ओवरलोड हुआ। नॉर्मली प्लस दो नॉर्मल इंटीजर वैल्यू को जोड़ता है, जैसे 6 + 5 तो हम लोग बोल दिए 11, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल इंटीजर वैल्यू है। एक नॉर्मल इंटीजर वैल्यू और एक कॉम्प्लेक्स नंबर में तो डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर प्लस ऑपरेटर को हमने ओवरलोड किया, यहाँ पर जो है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया तो उसने कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ा, तो ये हो गया आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब बात करते हैं हम लोग फंक्शन ओवरराइडिंग का। तो फंक्शन ओवरराइडिंग का संबंध किससे है वो जान लीजिए। Function overriding in C++ occurs when a derived class provides a specific implementation of a function that is already defined in its base class। यहाँ पर कहता है कि फंक्शन ओवरराइडिंग C++ में तब होता है जब डिराइव क्लास में हम लोग किसी फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं जो कि ऑलरेडी बेस क्लास में डिफाइंड है। यानी बेस क्लास में जिस नाम का हमने फंक्शन बनाया है उसी नाम का फंक्शन हमारा जो है डिराइव क्लास में भी है, तो वहां पर फंक्शन ओवरराइडिंग होगा। दिस इज अ कोर फीचर ऑफ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये जो आपका फंक्शन ओवरराइडिंग है ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है। एंड वर्क विथ इनहेरिटेंस एंड वर्चुअल फंक्शन। और ये फंक्शन ओवरराइडिंग कब काम करता है, केवल इनहेरिटेंस के केस में और वर्चुअल फंक्शन के केस में। यहाँ कुछ की पॉइंट्स दिया हुआ है फंक्शन ओवरराइडिंग को लेकर के कि इनहेरिटेंस रिक्वायर्ड, यानी अगर फंक्शन ओवरराइडिंग की बात करें तो इनहेरिटेंस हम लोग को वहां चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो फंक्शन ओवरराइडिंग अकर इन अ बेस डिराइव्ड क्लास रिलेशनशिप में ही आपका जो है फंक्शन ओवरराइडिंग होता है। फिर है सेम फंक्शन सिग्नेचर। द डिराइव्ड क्लास फंक्शन मस्ट हैव द सेम नेम, रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर एज द बेस क्लास फंक्शन। जो बेस क्लास में जो फंक्शन होगा, ठीक है, और सेम नाम का मान लीजिए डिराइव क्लास में भी फंक्शन होगा, तो दोनों का सिग्नेचर सेम होना चाहिए। यानी उनका रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम और पैरामीटर लिस्ट दोनों क्लास में, चाहे बेस क्लास हो चाहे डिराइव क्लास हो, दोनों क्लास में फंक्शन का सिग्नेचर सेम होना चाहिए। अगला है वर्चुअल कीवर्ड। द बेस क्लास फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर्ड विद द वर्चुअल कीवर्ड। जो हमारा बेस क्लास में जो फंक्शन होगा वो फंक्शन कैसे डिक्लेयर किया जाएगा, विथ वर्चुअल कीवर्ड के साथ। और अगली बात, फंक्शन ओवरराइडिंग एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल है, तो इट इज रिजॉल्व एट रन टाइम। तो फंक्शन ओवरराइडिंग को हम लोग एक एग्जाम्पल प्रोग्राम की मदद से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है हैश इंक्लूड आईस्ट्रीम डॉट एच। फिर हमने यहाँ पर एक क्लास बनाया है, क्लास का नाम क्या है, एनिमल है। एनिमल क्लास के अंदर हम लोग यहाँ पर एक वर्चुअल फंक्शन बना रहे हैं। वर्चुअल फंक्शन कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले वर्चुअल कीवर्ड लिखते हैं। तो वर्चुअल कीवर्ड है, वॉइड जो है फंक्शन का रिटर्न टाइप है, साउंड फंक्शन का नाम है, और इस फंक्शन के डेफिनेशन में हमने लिखा एनिमल मेक्स अ साउंड। ठीक है, यहाँ पर मैंने कमेंट करके बता भी दिया कि ये एक वर्चुअल फंक्शन है। ये आपका जो है एनिमल जो है ये बेस क्लास है, क्लास का डेफिनेशन यहाँ बंद। अब हम लोग एक क्लास और बना रहे हैं डॉग नाम का, जो किस क्लास से इनहेरिट हुआ है, एनिमल क्लास से। और इस क्लास के अंदर भी साउंड नाम का ही एक फंक्शन है, ठीक है। और ये फंक्शन हम लोग यहाँ पर क्या होगा, ओवरराइड करेगा। तो ओवरराइडिंग द बेस क्लास फंक्शन, बेस क्लास के साउंड नाम के फंक्शन को ये फंक्शन क्या करेगा, ओवरराइड करेगा। सी आउट डॉग बार्क्स, यानी ये फंक्शन के डेफिनेशन में हमने ये लिखा कि जब ये फंक्शन कॉल करेगा तो स्क्रीन पर क्या प्रिंट करेगा, डॉग बार्क्स। यहाँ पर जो है ये जो आपका डेराइव क्लासेस का डेफिनेशन बंद हुआ।
अब आते हैं हम लोग मेन फंक्शन में। जैसे मेन फंक्शन में आते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखे हैं एनिमल एस्ट्रिक ए, यानी हम लोग यहाँ पर बेस क्लास का एक पॉइंटर बना रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर लिखा है डॉग डी, यानी डेराइव क्लास का ऑब्जेक्ट डी। फिर मैंने लिखा ए इक्वल टू एम परसेंट डी। एम परसेंट डी का मतलब हो गया कि डी जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसके एड्रेस को हम लोग किस में स्टोर कर दे, ए में। तो ए क्या है, ए आपका पॉइंटर है, ठीक है। तो पॉइंटिंग टू डेराइव क्लास ऑब्जेक्ट, तो ए किसको पॉइंट करेगा, डेराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को। फिर मैंने लिखा ए का साउंड, ठीक है, तो ए का साउंड कॉल्स डॉग साउंड ड्यू टू ओवरराइडिंग, ठीक है। जब हम बात करते हैं कि साउंड नाम के फंक्शन को कॉल कीजिए, तो साउंड नाम का फंक्शन तो दो था आपके पास, एक आपके बेस क्लास में भी था और एक आपका जो है डिराइव क्लास में था। तो इसने बेस क्लास के फंक्शन को ओवरराइड किया और डिराइव क्लास के फंक्शन को एग्जीक्यूट कराया। यही यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर जो है क्या कॉल होगा, डॉग क्लास के अंदर जो साउंड नाम का फंक्शन है वो आपका ओवरराइड होगा। अगला क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए, व्हाट इज एन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कितने प्रकार के होते हैं जो कि सी प्लस प्लस में सपोर्टेड है। एक्सप्लेन ऑल इनहेरिटेंस सपोर्टेड इन सी प्लस प्लस। सभी इनहेरिटेंस को जो है एक्सप्लेन कीजिए जो कि सी प्लस प्लस में सपोर्टेड है। तो सबसे पहले इनहेरिटेंस का डेफिनेशन, इनहेरिटेंस इज द कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास इनहेरिट प्रॉपर्टीज और फीचर्स फ्रॉम अनदर क्लास। एक प्रॉपर्टी जिसमें एक क्लास का प्रॉपर्टी को दूसरा क्लास लेता है, ठीक है। ये जो कैपेबिलिटी है इसको हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। द क्लास विच इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड डिराइव्ड और सब क्लास। एक क्लास, ठीक है, एक क्लास जो कि इनहेरिट करता है प्रॉपर्टीज को लेता है किसी अन्य क्लास से। तो जो क्लास प्रॉपर्टीज ले रहा है उसको हम लोग डिराइव्ड क्लास या सब क्लास कहते हैं। जबकि वेयर एज द क्लास हुज प्रॉपर्टीज आर इनहेरिटेड बाय अनदर क्लास, जबकि वो क्लास जिससे प्रॉपर्टी लिया गया है, याद कीजिएगा, जिससे प्रॉपर्टीज लिया गया है उसको हम लोग बेस क्लास या हम लोग सुपर क्लास कहते हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस दैट आर सपोर्टेड बाय सी प्लस प्लस आर। सी प्लस प्लस द्वारा सपोर्टेड इनहेरिटेंस यहाँ पर देखिए कौन कौन सा है। पहला है हम लोग का सिंगल इनहेरिटेंस। When a subclass inherit the properties from one base class is called single inheritance। अगर एक बेस क्लास और उसी से एक डिराइव क्लास निकली तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो सिंगल इनहेरिटेंस के एग्जांपल में हम लोगों ने यहाँ पर एक छोटा सा कोड लिखा है। हम लोग यहाँ पर एनिमल नाम का क्या बना रहे हैं, एक क्लास बना रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमने लिखा है एक मेथड ईट, कि एनिमल क्या करता है, ईट करता है, यानी एनिमल खाना खाता है। फिर हम लोग जो है इस एनिमल क्लास से ही एक नया क्लास क्या बनाए हैं, डॉग, ठीक है। कैसे डिराइव क्लास को लिखते हैं, सबसे पहले क्लास कीवर्ड, फिर डिराइव क्लास का नाम, फिर कोलोन, फिर आपका जो है विजिबिलिटी मोड, फिर आपका जो है बेस क्लास का नाम। फिर हमने इसके पब्लिक सेक्शन में क्या लिखा, बार्क। अब देखिए ये जो प्रॉपर्टी है ईट ना, ये इसमें भी आ जाएगा, यानी डॉग जो है वो बार्क भी करेगा यानी भौंकेगा भी, और ईट वो खाना भी खाएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है सिंगल इनहेरिटेंस का। अब बात करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस का। यहाँ पर देखिए डायग्राम से, अगर दो या दो से अधिक बेस क्लास से एक सिंगल क्लास निकलता हो इसको हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो व्हेन अ सब क्लास इनहेरिट द प्रॉपर्टीज फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लास इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। अगर कोई क्लास है ना, कोई सब क्लास एक या एक से अधिक बेस क्लास से प्रॉपर्टीज को लेता हो, इसे हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो है आपका एक से ज्यादा बेस क्लास होगा। तो यहाँ देखिए हम लोगों ने एग्जाम्पल में एक कोड लिखा है, हम लोगों ने एक क्लास बनाया है जिसका नाम इंजन है, ठीक है। अब इंजन क्लास के अंदर हमने एक मेथड यानी एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है स्टार्ट इंजन, ठीक। उसके बाद हम लोग एक और क्लास बना रहे हैं अलग से जिसका नाम है व्हील्स। व्हील्स क्लास के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया है रोटेट व्हील्स, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्लास कार, यानी हम लोग कार नाम का एक क्लास बना रहे हैं जो दो क्लास से मिलने से बन रहा है, एक है इंजन और एक है आपका व्हील्स। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो स्टार्ट इंजन है ये मेथड भी जो है ये फंक्शन भी इसमें डिराइव होकर के आ जाएगा, और रोटेट व्हील्स ये भी फंक्शन यहाँ पर डिराइव होकर के आ जाएगा। इस प्रकार से कार नाम का जो आपका क्लास है इसमें तीन फंक्शंस हो गया। कार को आप ड्राइव कर पाओगे, कार का इंजन को स्टार्ट कर पाओगे, कार का व्हील्स रोटेट होगा। अगला जो इनहेरिटेंस का टाइप है वो है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसमें होता ये है कि एक बेस क्लास होता है और उससे ढेर सारे डेराइव्ड क्लास निकलते हैं। डेराइव्ड क्लास को चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं, ठीक है। तो व्हेन मोर देन वन सब क्लास इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ सेम बेस क्लास इज कॉल्ड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। जब एक से अधिक सब क्लास जो है ना प्रॉपर्टीज इनहेरिट करते हैं, प्रॉपर्टीज लेते हैं किसी सेम बेस क्लास से, तो इसे हम लोग हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं।
तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले एक एनिमल नाम का क्लास बनाया जिसमें बताया कि एनिमल ईट करता है, एनिमल खाना खाता है, ये इसका एक फंक्शन है एनिमल क्लास के अंदर। ये मेरा एक बेस क्लास हो गया। फिर हम लोग डॉग नाम का एक क्लास बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एनिमल क्लास, यानी एनिमल क्लास से डिराइव हुआ है मेरा डॉग क्लास, और डॉग क्लास के अंदर मैंने लिखा क्या, बार्क। अब ये जो ईट वाला जो फंक्शन है ये इसमें भी डिराइव होकर के आ जाएगा, दैट इज डॉग बार्क भी करेगा और ईट खाना भी खाएगा। इसके बाद हम लोग एक और क्लास बना रहे हैं कैट, ये भी एनिमल क्लास से ही डिराइव होकर के निकला है। और यहाँ पर म्यू यानी वो बिल्ली की जो बोली होती है वो यहाँ लिखा गया है। तो ये बिल्ली म्याऊ भी करेगा, और ऊपर से ये जो किस क्लास से निकला है, एनिमल क्लास से निकला है ना, तो ये जो बिल्ली है ये ईट भी करेगा। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस का। अगला है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक क्लास से उससे एक दूसरा क्लास और उससे एक और तीसरा क्लास, इसको कहते हैं हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो यहाँ डेफिनेशन लिखा गया है कि इट इज द इनहेरिटेंस वेयर अ सब क्लास एक्ट एज अ बेस क्लास फॉर अदर क्लासेस। इसको ऐसे समझिए कि यहाँ पर पहला जो है क्लास ये बेस क्लास है, ठीक, उसके नीचे जो है ये क्या कहलाएगा, सब क्लास कहलाएगा, ठीक है। और जब ये क्लास 2 से जब क्लास 3 निकलता है तो ये भी क्या है, ये भी आपका क्या है, सब क्लास है। लेकिन इस क्लास 3 के लिए क्लास 2 क्या है, एक बेस क्लास है, ठीक है। तो इन दोनों में संबंध क्या है कि ये बेस और ये सब क्लास है, और इन दोनों संबंध क्या है कि क्लास 3 के लिए क्लास 2 क्या है, एक बेस क्लास है ना। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि इट इज द इनहेरिटेंस वेयर अ सब क्लास, यानी इसके बारे में, ये एक सब क्लास था जो कि एक्ट काम कर रहा है कैसे, बेस क्लास की तरह, ठीक है, किसी अन्य क्लास मतलब इसके लिए। एग्जाम्पल, सन इनहेरिट प्रॉपर्टीज फ्रॉम फादर, ठीक है, एक बेटा अपने पिता से गुण लेकर के कुछ पैदा होता है। एंड फादर क्लास इनहेरिट प्रॉपर्टीज फ्रॉम ग्रैंडफादर, और जो फादर क्लास है वो इनहेरिट हुआ है किससे, ग्रैंडफादर क्लास से। छोटा सा कोड देख लेते हैं। एनिमल नाम का क्लास, इसमें एक फंक्शन है ईट, कि एनिमल ईट करता है। फिर हम लोगों ने एनिमल क्लास से एक क्लास निकाला मैमल, ठीक है, तो मैमल जो है ये वॉक करता है। और फिर हम लोग यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि मैमल से ही आया है आपका क्या, डॉग, ठीक है। तो डॉग जो है ये बार्क करता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना कि एनिमल से मैमल और मैमल से डॉग क्लास इनहेरिट हुआ है, ये आपका हो गया उदाहरण मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। अगला है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, दो या दो से अधिक प्रकार के इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन होता है। इसका कोई फिक्स आपको प्रोग्राम कोड देखने को मिलेगा नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर केवल आपको डायग्राम बना करके दिखा दिया है कि ये आपका बेस क्लास है, इससे दो क्लास निकला, फिर इन दो क्लास से एक क्लास और निकला, ठीक है। तो ये दो प्रकार के इनहेरिटेंस का क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया। ये कहीं ना कहीं हायरार्किकल इनहेरिटेंस और कहीं ना कहीं मल्टीपल इनहेरिटेंस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। Question number 3, write a program in C++ to find the sum of any five numbers using कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन की सहायता से किन्हीं 5 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम कीजिए, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करना है, दैट इज कि आपको क्लास बनाना पड़ेगा। तो हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। फिर हम लोग यहाँ पर एक क्लास बना रहे हैं सम नाम का। इसके प्राइवेट सेक्शन में हम लोगों ने 6 वेरिएबल बनाया है, A B C D E और टोटल नाम का। फिर हम लोग यहाँ पर आते हैं इसके पब्लिक सेक्शन में। पब्लिक सेक्शन में सम जो है ये मेरा कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। कैसा कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन है क्योंकि हम इसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं करा रहे हैं। फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि ये जो टोटल है इस टोटल को 0 से इनिशियलाइज कर दे रहे हैं। फिर यहाँ पर हम लोग एक मैसेज जो है डिस्प्ले करवा रहे हैं, इंटर 5 नंबर्स, ठीक है, कि 5 नंबर डालिए। तो 5 नंबर आप जो डालो, तो 5 नंबर जो आप डालेंगे, पहला वैल्यू ए में, दूसरा वैल्यू बी में, तीसरा वैल्यू सी में, चौथा डी में और पांचवा ई में क्या होगा, इंसर्ट होगा। फिर हम लोग यहाँ पर एक ऐड नाम का भी मेथड, एक फंक्शन बना रहे हैं जिसके जरिए क्या कर रहे हैं, टोटल इक्वल टू A+B+C+D, यानी पांचों को जोड़कर टोटल में स्टोर करवा देंगे। और फाइनली सी आउट सम ऑफ 5 नंबर इज टोटल, ये प्रिंट भी करवा देंगे। यहाँ पर क्लास का डेफिनेशन बंद होता है। अब यहाँ पर मेन फंक्शन में आते हैं। मेन फंक्शन में हमने एक क्लास का ऑब्जेक्ट OB बनाया, ठीक है। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है, आपको मालूम होगा कि जैसे ही क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं वैसे ही कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है, वैसे ही कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बनते ही आपका सम नाम का जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है वो आपका क्या होगा, वो आपका कॉल होगा। और कॉल होते ही टोटल जो है वो 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा। फिर स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा कि 5 नंबर डालिए। आप कोई 5 नंबर डाल देना, 6 2 9 10 और 13 ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ फिर आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन का काम खत्म होगा। आप वापस आएंगे मेन में, यहाँ लिखा है OB डॉट एड, है ना।
तो वो भी जो है ये आपके ऑब्जेक्ट का नाम है। डॉट ऐड, ऐड आपका जो है मेंबर मेंबर फंक्शन है। तो आप जानते हैं कि जो पब्लिक मेंबर फंक्शन होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा करके कॉल कराते हैं। तो ऐड फंक्शन कॉल होगा तो ए बी सी डी पांचों का वैल्यू जो आपने पांच वैल्यू दिया था, ठीक है, वो वैल्यू जुड़ करके टोटल में स्टोर हो जाएगा। एंड फाइनली ये प्रिंट करेगा सम ऑफ फाइव नंबर इज टोटल, जो भी टोटल में यहाँ पर आया होगा वो वैल्यू प्रिंट कर देगा। एंड इस प्रकार से आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑब्टेन पोस्टफिक्स नोटेशन फॉर द फॉलोइंग इनफिक्स नोटेशन मैनुअली। आपका जो है इनफिक्स नोटेशन दिया हुआ है, उसको जो है पोस्टफिक्स में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। मॉडल पेपर में बस इतना दे करके छोड़ दिया है, वो एक्सप्रेशन नहीं लिखा है। यहां पर मैंने अपनी तरफ से दो एक्सप्रेशन को लिख दिया है, ठीक है, जो कि इनफिक्स फॉर्म में है। इसको किस में बदलना है, पोस्ट फिक्स फॉर्म में बदलना है। तो याद रखिएगा, आपके मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट था, उसमें एक्सप्रेशन नहीं दिया था, मैंने अपनी मर्जी से यहाँ पर एक्सप्रेशन डाला है। तो पहला जो एक्सप्रेशन है वो ये है कि a प्लस बी इंटू सी, है ना, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले है ना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का काम पहले होता है और प्लस और माइनस का काम बाद में होता है। तो पहले हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का काम किए, पोस्ट फिक्स में करना है तो बी इंटू सी को लिखा जाएगा बी सी इंटू, ठीक। अब रह गया एक ये प्लस और एक ये प्लस। अब इसमें क्या होगा कि अगर सेम ऑपरेटर मिलते हैं तो लेफ्ट टू राइट हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो पहले हम लोग को ये वाला प्लस मिलेगा। अब ये जो प्लस मिलेगा तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, मैं ऐसा करता हूँ, इसको बगल में ही आपको जो है सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो आपका प्रश्न था ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी, पहले मल्टीप्लीकेशन का काम। तो बी सी इंटू ये आपका पोस्ट फिक्स में हो गया प्लस डी। हम लोग जो है लेफ्ट टू राइट चले तो पहले ये वाला प्लस हम लोग पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो ए वैल्यू, दूसरा वैल्यू बी सी इंटू और फिर ऑपरेटर प्लस, फिर प्लस डी। अब ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है, तो इसको क्या करेंगे, पहले ये वैल्यू लिखेंगे फिर ये वैल्यू लिखेंगे। तो पहला वैल्यू है ए बी सी इंटू प्लस दूसरा वैल्यू है डी और ये ऑपरेटर अंत में। तो ये हो गया आपका पोस्ट फिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा एक एरर आ गया है, ये एरर यहाँ पर है, ये गलत हो गया है। इसको यहाँ पर जो आंसर होगा वो ये होगा जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है। अगला क्वेश्चन था ए इंटू बी प्लस सी डिवाइडेड बाई डी, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखिए, ए इंटू बी प्लस सी डिवाइडेड बाई डी। ऐसे तो हम जानते हैं कि पहले मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का काम पहले और प्लस और माइनस का बाद में होता है। लेकिन अगर ब्रैकेट दिया हो तो ब्रैकेट का काम सबसे पहले करते हैं। ब्रैकेट मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पैरेंथेसिस का। तो पैरेंथेसिस का काम पहले होगा, तो ए इंटू बी प्लस सी को लिखा जाएगा बी सी प्लस डिवाइडेड बाई डी। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों का प्रायोरिटी सेम होता है। लेकिन हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे। तो यहाँ लिखा जाएगा ए, दूसरा वैल्यू है बी सी प्लस और ऑपरेटर इनटू डिवाइडेड बाई डी, ठीक है, डिवाइडेड बाई डी। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये एक वैल्यू है ये एक वैल्यू है, तो पहले पहला वैल्यू लिखेंगे ए बी सी प्लस इंटू और दूसरा वैल्यू आप लिखेंगे डी और फिर क्या होगा, डिवीजन। तो देखिए यही आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नाउ अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज लॉजिक गेट, एक्सप्लेन फंडामेंटल लॉजिक गेट्स विद सर्किट डायग्राम एंड ट्रुथ टेबल। लॉजिक गेट क्या होता है, एक्सप्लेन कीजिए। जितने भी आपके बेसिक लॉजिक गेट्स हैं या जितने भी फंडामेंटल लॉजिक गेट है उसको एक्सप्लेन कीजिए, उसका सर्किट डायग्राम बनाइए, उसका ट्रुथ टेबल भी बनाइए। तो सबसे पहले गेट की परिभाषा को जानते हैं। अ गेट इज सिंपली एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच ऑपरेट्स ऑन वन और मोर सिग्नल टू प्रोड्यूस एन आउटपुट सिग्नल, जो एक या एक से अधिक इनपुट सिग्नल पे काम करता है या एक से अधिक इनपुट सिग्नल पे काम करता है और एक आउटपुट सिग्नल देता है। थ्री बेसिक लॉजिक गेट्स आर फॉलोज। पहला है इन्वर्टर, जिसको हम लोग नॉट गेट कहते हैं। इन डिजिटल सर्किट अ नॉट गेट इज अ बेसिक लॉजिक गेट हैविंग ओनली अ सिंगल इनपुट एंड अ सिंगल आउटपुट। एक सिंगल इनपुट लेगा और एक सिंगल आउटपुट देगा। यहाँ के बताया गया है कि द आउटपुट ऑफ नॉट गेट इज जीरो, लॉजिक जीरो। आउटपुट जीरो देता है कब, व्हेन इट इनपुट इज लॉजिक वन। अगर आप जो है इनपुट वन देते हैं, है ना, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। एंड द आउटपुट इज वन व्हेन इट इनपुट इज जीरो, और ये आउटपुट आपको वन तब देता है अगर इनपुट आप जीरो देते हैं तो। दस द नॉट गेट इज यूज टू परफॉर्म द इन्वर्जन ऑपरेशन इन डिजिटल सर्किट। तो किसी डिजिटल सर्किट में इन्वर्जन का काम अगर करना है ना, तो हम लोग जो है नॉट ऑपरेटर का, नॉट गेट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर लॉजिक सर्किट डायग्राम देखिए, यहाँ से सिग्नल ए को पास कराया गया है, ठीक है। यहाँ पर छोटा सा सर्कल होगा, ठीक है, यहाँ को थोड़ा सा सुधार लेना है। यहाँ छोटा सा सर्कल होगा और ये हो गया y इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट। इस तरीके से ऐसे भी लिखते हैं या फिर ऐसे भी लिखते हैं। तो देखिए ए का वैल्यू जीरो हो सकता है या वन हो सकता है। जीरो होगा तो ए का कंप्लीमेंट वन होगा, और अगर इनपुट वन देते हैं तो ए का कंप्लीमेंट जो है वो जीरो होगा।
अब बात करते हैं एंड गेट का। एंड गेट इज यूज टू परफॉर्म लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन ऑफ बाइनरी इनपुट। बाइनरी इनपुट का यानी 0 1 का ये लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन होता है। द आउटपुट स्टेट ऑफ एंड गेट विल बी हाई इफ बोथ द इनपुट आर हाई। अगर सारे इनपुट 1 होंगे तो ही ये आउटपुट 1 देगा, अदरवाइज आउटपुट स्टेट विल बी 0 इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 0। अगर कोई भी इनपुट 0 हुआ तो ये आउटपुट क्या देगा, आपको 0 देगा। यहाँ पर बेसिकली ये कहा जा रहा है कि किसी बूलियन एक्सप्रेशन में, है ना, अगर आपको लॉजिक फॉर एंड गेट को दिखलाना है, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं कि दो वेरिएबल के बीच में डॉट लगा करके। यहाँ पर है हमारा लॉजिक सर्किट डायग्राम, जिसमें कि आप देख रहे हैं ये आपका जो है एंड गेट है, जिसमें आप दो या दो से अधिक इनपुट सिग्नल देंगे और आउटपुट सिग्नल एक निकलेगा जो कि होगा ए इंटू बी। ट्रुथ टेबल देखिए, यहाँ पर दो इनपुट करना पड़ता है, एक ए है एक बी है। दोनों जीरो हो सकते हैं, एक जीरो एक वन हो सकता है, एक वन और दूसरा जीरो हो सकता है, या दोनों वन हो सकते हैं। तो एंड के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर दोनों के दोनों इनपुट वन होंगे तो ही आउटपुट वन होगा, अदरवाइज आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। और फिर अगला है हमारा सी, और गेट के बारे में। और गेट इज मोस्ट वाइडली यूज डिजिटल लॉजिक सर्किट। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो हमारा डिजिटल लॉजिक सर्किट वो है हमारा और गेट। द आउटपुट स्टेट ऑफ और गेट विल बी हाई इफ एनी ऑफ द इनपुट स्टेट इज हाई और वन, एल्स आउटपुट स्टेट विल बी 0। आगे बताया गया है द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द और गेट। ठीक है, और गेट के लिए अगर आपको कोई बूलियन एक्सप्रेशन दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, तो ये होगा लॉजिकल एडिशन ऑफ इनपुट डिनोटेड बाय प्लस। तो ये दिखाया जाएगा जोड़ के रूप में। ठीक है, कुछ इस प्रकार से x इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो यहाँ पर प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, और, यानी अगर आप दिखाना चाहते हैं a और b तो आप इसको ऐसे दिखाएंगे a प्लस बी। अब यहाँ पर देखिए ये इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम है, ए सिग्नल बी सिग्नल, और यहाँ से आपको क्या निकलेगा, ए प्लस बी निकलेगा। ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल जो है आसान है। दोनों इनपुट जीरो हो सकते हैं, या पहला इनपुट जीरो दूसरा इनपुट वन, या पहला इनपुट वन और दूसरा इनपुट जीरो, या दोनों इनपुट वन हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया था कि एक भी इनपुट वन हुआ, ठीक है, एक भी इनपुट अगर वन हुआ तो आउटपुट क्या होगा, वन होगा। तो आप देख रहे हैं एक भी इनपुट वन हुआ तो आउटपुट वन, एक भी इनपुट वन हुआ तो आउटपुट वन, एक भी इनपुट हुआ तो आउटपुट वन, और अगर सारे इनपुट जीरो हुए तो आउटपुट 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। ठीक है, छोटा सा नोट्स लिखना है। सबसे पहला आपका है डीडीएल। डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इज ए सबसेट ऑफ एसक्यूएल। ये एसक्यूएल का एक सबसेट है, उसका एक हिस्सा है। यूज टू डिफाइन एंड मैनेज द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस, जिसका इस्तेमाल या जिसको हम लोग यूज करते हैं डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन और मैनेज करने के लिए। ये नए डेटाबेस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे डेटाबेस ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे, हम लोग कहेंगे टेबल को, हम लोग कहेंगे डेटाबेस को, हम लोग कहेंगे व्यू यानी वर्चुअल टेबल को, या हम लोग कहेंगे इंडेक्स को। अगला पॉइंट, यूज टू मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस स्ट्रक्चर। अगर डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है उसको मॉडिफाई करना है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे सच एज एडिंग डिलीटिंग और मॉडिफाइंग कॉलम इन अ टेबल। अगर किसी टेबल में कॉलम जोड़ना हो, कॉलम डिलीट करना हो या कॉलम मॉडिफाई करना हो तो ये किसके अंतर्गत आएगा, डीडीएल के अंतर्गत आएगा। यूज टू डिलीट डेटाबेस ऑब्जेक्ट लाइक टेबल डेटाबेस और व्यू परमानेंटली। इसका इस्तेमाल हम लोग डेटाबेस के ऑब्जेक्ट जैसे कि टेबल हो गया या डेटाबेस हो गया या व्यू या वर्चुअल टेबल हो गया, इसको परमानेंटली डिलीट करना हो तब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है डीबीएमएस क्या है। सबसे पहले तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म लिखिएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस एंड ऑर्गेनाइजेस डेटा इन डेटाबेस। ये एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो कि डेटाबेस के अंदर जो डेटा होता है उसको मैनेज और ऑर्गेनाइज करता है। इट प्रोवाइड टूल्स टू स्टोर रिट्रीव अपडेट एंड डिलीट डेटा वाइल इंश्योरिंग डेटा सिक्योरिटी कंसिस्टेंसी एंड इंटीग्रिटी। ये प्रोवाइड करता है कुछ टूल्स जिसके चलते, है ना, उन टूल्स की मदद से आप डेटा को स्टोर कर सकते हो, डेटा को रिट्रीव कर सकते हो, डेटा को अपडेट कर सकते हो, डेटा को डिलीट कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ ये चीज़ भी इंश्योर करते हो कि डेटा का सिक्योरिटी भी हो, कंसिस्टेंसी भी बरकरार रखे रहे और इंटीग्रिटी भी बरकरार रहे। डीबीएमएस सपोर्ट्स मल्टीपल यूजर्स एंड एप्लीकेशंस। डीबीएमएस सपोर्ट करता है बहुत सारे यूजर्स को और बहुत सारे एप्लीकेशंस को। इनेबलिंग इफिशिएंट डेटा शेयरिंग एंड मैनेजमेंट। इससे क्या होता है कि डेटा को बड़ा इफिशिएंटली, बड़ा आसानी से हम शेयर कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन, व्हाट इज टोटोलॉजी। तो कहता है इन बूलियन अलजेब्रा अ टोटोलॉजी इज ए बूलियन एक्सप्रेशन
दैट इवेलुएट्स टू ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स इनपुट वेरिएबल। ठीक है, कि किसी बुलियन एक्सप्रेशन में जितने भी इनपुट वेरिएबल्स हैं, है ना, जितने भी इनपुट वेरिएबल्स हैं उसके जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे सभी के लिए अगर आउटपुट वन आता है, तो ऐसे बुलियन एक्सप्रेशन के लिए हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, ये टोटोलॉजी हुआ। अगला है सर्वर, किसे कहते हैं? अ सर्वर इज ए कंप्यूटर, है ना, सर्वर एक कंप्यूटर भी हो सकता है, सर्वर एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। अ सर्वर इज ए कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स अ सर्विस। ठीक है, ये एक कंप्यूटर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, डेटा प्रोवाइड करता है और रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है टू अदर कंप्यूटर्स, दूसरे कंप्यूटर को, कॉल्ड क्लाइंट। जो जो दूसरे कंप्यूटर हैं जिसे हम क्लाइंट कहते हैं, उसको सर्विसेज देना, उसको डेटा देना, रिसोर्सेज देना, ये सारा काम कौन करता है? हमारा सर्वर करता है। ओवर अ नेटवर्क, कहाँ? किसी नेटवर्क में। It stores, processes and manages data और applications and respond to client request। ये क्या करेगा? डेटा को स्टोर करेगा, डेटा को प्रोसेस करेगा, डेटा को मैनेज करेगा, है ना, और एप्लीकेशन को मैनेज करेगा। एंड रिस्पॉन्ड टू क्लाइंट रिक्वेस्ट, और क्लाइंट जो आपका है ना, जो क्लाइंट कंप्यूटर है, जो जो भी रिक्वेस्ट करेगा उसको वो रिस्पॉन्स देगा। एग्जाम्पल इंक्लूड वेब सर्वर्स। ठीक है, जो वेब सर्वर्स होते हैं, होस्टिंग वेबसाइट्स होते हैं, फाइल सर्वर्स होते हैं, फाइल सर्वर्स जिसका इस्तेमाल हम लोग जो है फाइल को स्टोर करने के लिए करते हैं, और जो डेटाबेस जो डेटाबेस सर्वर होते हैं जो कि डेटाबेस को मैनेज करते हैं। तो ये सभी क्या है? ये सभी सर्वर के एग्जांपल्स हैं। तो बच्चों ये था आपका वर्ष 2025 जैक बोर्ड कंप्यूटर साइंस क्लास 12 का मॉडल प्रश्न पत्र का पूरा सॉल्यूशन। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में भी दे दूंगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा, ताकि आप आसानी से इस पीडीएफ को जो है डाउनलोड करें। और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, ठीक है, एटलीस्ट इस मॉडल पेपर से क्वेश्चन आंसर को याद कर लें। ठीक है, और सभी स्टूडेंट से एक आखिरी बात कहना चाहूंगा कि इस पीडीएफ को जितना जितना आप चाहें उतना जो है अपने मित्रों के बीच, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी को कुछ बेनिफिट मिले। जो लोग अभी तक तैयारी नहीं किए हैं उनका कुछ फायदा हो। मिलते हैं अगली कोई महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।